वो जैसे कि ओरिजिनल जो लोग हैं, और पाखिया मीन्स दोज हु आर सेटलर्स फ्रॉम यूरोप। अच्छा, जैसे स्कॉटलैंड से आए थे, कोई 150 साल पहले आया, ब्रिटिश से आए हो, ब्रिटेन से आया, स्कॉटलैंड, जर्मनी से आया, उनको पाखिया बोलते हैं। तो पाखिया और माओरी ये दो लोकल हैं वहाँ। तो वहाँ नॉन मुस्लिम्स को कोई एक फ्रीडम जिसको बोलते हैं ना, लाइक आप फ्रीली आप जैसे पूजा कर सकते हो आप। हाँ, तो वहाँ ये सब मना था असल में। तो मेरे सामने की बात है, कुछ क्रिश्चियंस लोग थे, तो वो प्रेयर मीटिंग संडे को हो रही है, तो उन्होंने जाके, जो एक मॉरल पुलिस है, उन्होंने जाके उसको अरेस्ट किया था। तो 19 लोगों को अरेस्ट किया था, पानी नहीं गया था 24 घंटे तक। तो उनको डिपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, लेकिन फिर एम्बेसी इन्वॉल्व हुई, तो डिपोर्टेशन तो रोक दिया था। ओके, लेकिन हाँ, क्योंकि हम हिंदू थे, हिंदू से तो वो बहुत घृणा करते थे। ओके, तो लेकिन फिर भी, क्योंकि मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में था, हाँ, तो कोई घर आके आपको नॉक नहीं करेगा। अच्छा, तो आप घर में जैसे आप पूजा करते हो, जैसे आप रहते हो, वैसे कोई मनाही नहीं था। अच्छा, ओके, लेकिन आप एक्सट्रोवर्ट नहीं हो सकते कि आप माथे पे तिलक लगा के चले जाओगे, जैसे आज नॉर्म कॉमन है। हाँ, तो उस समय ये नहीं कर सकते थे आप। कि किस तरह से कलर सेक्शन अखबारों में होना चाहिए। उसके बाद फिर दिल्ली टाइम्स और एसटी, सिटी तो नहीं था, एसटी कुछ और नाम था उसका, और बाकी फिर नवभारत और सब बाकी दैनिक हिंदुस्तान और दैनिक जागरण, अमर उजाला, इस सब ने शुरुआत की थी। वो राष्ट्रीय सहारा की देन थी। नमस्कार, मेरा नाम है हरीश शर्मा। हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है देश परदेश। देश परदेश, शानी देश परदेश। हम इस सीरीज में विदेशों में रहने वाले उन तमाम लोगों को इसमें कवर करेंगे जो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल से वहाँ पर हैं। और मेरा मानना है कि यदि इतने सालों से कोई विदेश में है, डिफरेंट पार्ट्स में भारत से, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उन्होंने ऐसा अचीव किया है जिसको पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए। जितने भी नॉन लोग हैं उनको तो, चाहे वो बाहर हों, उनको तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन उनका जो बाकी लोग हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे देश के लिए, या जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ पर उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और उनका संघर्ष, उनकी उपलब्धियाँ, ये भी बताना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं सिर्फ देसी लोगों के लिए जो प्रदेश में हैं। तो इसके लिए मेरे को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। इत्तेफाक से जब मैं प्लान कर रहा था इस सीरीज़ को शुरू करने के लिए, तो मेरे जीजा जी विजय पाठक जी और दीदी कुसुम पाठक जी इत्तेफाक से इंडिया आए हुए थे, और ये लोग गाज़ियाबाद में रहे हैं, हम भी साथ में रहे हैं पहले। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की और ये तैयार भी हो गए। तो ये पहला एपिसोड जो है हम आप लोगों के साथ कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो एपिसोड हैं वो हम विदेशों में, आप लोग कहीं पर भी हों और आपको लगता हो कि आपने कुछ ऐसा अचीव किया है जो दुनिया को पता चलना चाहिए, तो वो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें संपर्क कीजिए। हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी और फिर हम उसका प्लान करेंगे कि हम कैसे इंटरव्यू करते हैं। तो फ़िलहाल हम शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर चूँकि मेरे जीजा और दीदी हैं, तो मैं जीजा और दीदी ही बोलूँगा। मैं विजय पाठक जी और कुसुम पाठक नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये हमारी परंपरा, संस्कार हैं कि हम जब अपने परिवार वालों से बात करते हैं तो हमें उन्हीं संबंधों को बरकरार रखना चाहिए और दुनिया को ये पता चलना चाहिए कि हम किस तरह से हमारे संस्कार होते हैं। जीजा जी, दीदी, आपका स्वागत है। जीजा जी, मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहता हूँ कि आपने जो शुरुआत की वो मेरी समझ से अरब कंट्री से शुरू की आपने, विदेशी यात्रा, विदेश में जॉब, सऊदी अरब से। हाँ, सऊदी अरब में। तो क्या ऐसा मोटिवेशन था जो आपको हिंदुस्तान से बाहर लेके गया? क्या वजह रही ऐसी, क्या, और कौन से सन की बात है ये है सन 86 की बात है। 2 ही मेन रीज़न थे, एक तो फाइनेंशियल था, दूसरा एक कैरियर में एक स्टैग्नेशन था कि उसके आगे कोई प्रमोशन का कोई चांस नहीं था। तो फिर सोचा एक चांस लिया जाए, सब प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। और सब मेरे कोलीग्स जो थे, मेरे दोस्त थे, वो सब जा रहे थे, तो मुझे भी लगा कि एक बार उन्होंने फिर आके स्टोरीज़ बताई। तो वो कुछ दोस्त मेरे बैच के थे, वो 83 में गए,
तो मैं प्लान कर रहा था कि मैं 83 में जाऊं, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया। फिर मेरी शादी हुई कुसुम से और फिर आपसे मुलाकात हुई, फिर हमारे संबंध शुरू हुए। तो फिर 86 में पहली बार जब गया तो मेन रीज़न यही थे फाइनेंशियली, और एक कैरियर में एक वो स्थिरता आ गई थी, तो शायद कुछ चेंज ज़रूरी था उसके लिए। मुझे ऐसे याद पड़ता है कि यदि मैं उससे पहले इसकी बात करूं तो आप होली फैमिली हॉस्पिटल में थे, जो होली फैमिली से ट्रेनिंग किया था काफ़ी पॉपुलर उस समय भी था, आज भी है हॉस्पिटल। तो हमारे दर्शकों के लिए, यहाँ के दर्शकों के लिए और बाहर जो दर्शक हैं उनके लिए आप बताइए कि होली फैमिली का वर्किंग नेचर और कैसा है, उसके बारे में कुछ यदि बता पाएं। मैं प्रोफेशन से रेडियोग्राफर हूँ, और जो आज मैं हूँ उसकी सब जो जिससे दिया है वो होली फैमिली हॉस्पिटल। जो डिसिप्लिन, जो पेशेंस केयर जो होली फैमिली ने प्रोवाइड किया, वो मुझे लगता है इंडिया में किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं मिल सकता था। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट जहाँ से मुझे ट्रेनिंग मिली। तो मेरा वो पेरेंट्स इंस्टीट्यूशन है, और मैंने कोशिश किया मैं वहीं काम करता रहूं। लेकिन जब मुझे लगा कि एक कैरियर में एक आगे प्रोग्रेशन नहीं होगा, तो मुझे वाकई, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि इंग्लैंड ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा, लेकिन मुझे लगा कि ये 3 साल से मुझे ऐसे टरका रहे हैं, तो मुझे लगा नहीं, मुझे चेंज करना चाहिए। जब हम किसी संस्थान में होते हैं तो हमें कुछ लोग ऐसा हाथ पकड़ाने वाले मिलते हैं जो जिनका सपोर्ट जीवन भर हमारे बहुत काम आता है। होली फैमिली में कुछ ऐसे लोग थे जो आपको लगता हो कि ये जीवन में बहुत काम आए? उसमें एक ही थे, सिस्टर स्टेफनी थी, वो हॉलैंड से थी, वो नन सिस्टर थी। अच्छा। उन्होंने पहले नर्सिंग में कोर्स किया था, फिर उन्होंने एक्सरे का कोर्स किया। तो वो जो होली फैमिली में एक्सरे डिपार्टमेंट जो सेटअप किया था, वो सिस्टर स्टेफनी ने किया। अभी वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने, जब मैं पहली बार जब कोर्स के लिए जब इंटरव्यू देने गया, जब पहली बार मैं होली फैमिली में एज ए स्टूडेंट एंटर हुआ, तो जब उनको पता चला कि मैं ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ, तो पता नहीं क्या एक अटैचमेंट उनका मेरी तरफ बना। उन्हें लगा ये लड़का जो है, इसको हम आगे अगर बढ़ाएंगे तो ये हमारे इंस्टीट्यूट में एज ए ट्यूटर इसको हम अपॉइंट कर सकते हैं। तो एक दिन वो मेरे साथ आए लोधी कॉलोनी में, जहाँ मैं ट्यूशन पढ़ाता था। तो वो आके उन्होंने पीछे वो बाहर बैठी आके, तो जो जिनका वो टीचिंग इंस्टीट्यूट था उनसे बात किया। फिर मुझे वो पढ़ाते हुए देखा उन्होंने 10th क्लास के बॉयज़ को, पहले उसके पहले गर्ल्स का था, उसके बाद बॉयज़ का। तो उन्होंने देखा ये पढ़ाता भी है, ब्लैक बोर्ड पे स्ट्रेट लिखता है। तो वो बड़ी इम्प्रेस हुई मेरे से, और उसके बाद जो अगले दिन मेरे को बोला, विजय यू विल बिकम ए ट्यूटर हेयर। उस समय मैं फर्स्ट ईयर में पहला महीना था मेरा। वो मेरे लिए एक गाइडिंग स्पिरिट थी मेरे लिए, और मैं आज भी, शी वॉज द बेस्ट वन आई थिंक। उन्हीं का बहुत प्रभाव है लाइफ में। तो यदि हम उस समय की बात करें तो आप अपने परिवार के बारे में बताना चाहेंगे? जो हाँ, परिवार में मैं अपने पेरेंट्स की शादी के काफ़ी साल बाद पैदा हुआ था। मैं सबसे बड़ा हूँ घर में, मेरे से एक छोटा भाई है 2 साल छोटा, फिर एक सिस्टर है। वो नाम बताते जाइए। भाई का अनिल है, और सिस्टर का नाम अनीता है। ओके। हम 3 थे, मैं बड़ा, छोटा भाई 2 साल छोटा, और फिर बहन भी 2 साल छोटी। ओके। तो कैसा था वो डिसीजन, और कैसा सिस्टर स्टेफनी ने आपको रिलीव किया, और उनको जब आपका जिस तरह से आप बता रहे एक अलग तरह का एक अटैचमेंट आपको शुरुआत से ही रहा उनके साथ, तो जब आप उनको छोड़ के जा रहे थे, या स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो छोड़ना ही पड़ता है, तो ऐसे में क्या फीलिंग थी, कैसा लग रहा था उस? मैंने होली फैमिली में 5.5 साल काम किया, तो 2.5 साल बाद में मुझे ट्यूटर की पोस्ट मिली। तो फिर एक्सरे स्टूडेंट्स जो हैं उनको पढ़ाता था मैं, और प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग होती है वो भी देनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक्सरे वगैरह कैसे किए जाते हैं। तो सिस्टर स्टेफनी तो खैर बाद में 3 साल बाद में, बांग्लादेश उनका 5 साल में टेन्योर होता है, तो 10 साल वो होली फैमिली में थी, फिर टेन्योर उनका बांग्लादेश में हुआ। फिर हमारे से एक सीनियर थे, वो इंचार्ज बने। फिर उन्होंने बताया गया कि टीचर्स ट्रेनिंग की एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, यूके भेजा जाएगा। तो मैं उसके लिए 3 साल तक वेट करता, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं हुआ। तब मुझे लगा कि नहीं, ऐसे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। फिर फाइनेंशियली डिफ़िकल्टी भी थी, तो क्योंकि घर फाइनेंशियल दिक्कतें थी, तो मुझे लगा कि नहीं, चेंज करना ज़रूरी है। मेरे दोस्तों ने जैसे बताया है, शायद वो करना चाहिए। ओके। मुझे ऐसा याद पड़ता है कि
शादी के बाद कभी जब हम दिल्ली आते थे तो आप कनॉट प्लेस में कहीं किसी बड़े परिवार में ट्यूशन के लिए जाते थे। तो एक ग्रेटर कैलाश में था, हाँ, एक कनॉट प्लेस में था। वो इंडिविजुअल ट्यूशन थी जी। वो पैसे अच्छे मिलते थे और मैं पढ़ाया था, तो व्हाई नॉट टेक ए चांस। तो आपकी मैथ अच्छी थी? मैथ्स अच्छा था मेरा। हाँ। और तो ये कैसे संभव है? एक लड़के की मैथ कैसे अच्छी हो सकती है? नहीं, मैथ्स शुरू से ही अच्छा था, पता नहीं क्या बात है, पर अच्छा, मुझे खुद नहीं पता। ओके। मैथ्स में बहुत अच्छा था मैं। तो चलिए हम चलते हैं वापस सऊदी। आप 84 में गए? 86 में गए। तो 84 में तो मेरी शादी हुई थी। हाँ, 84 में शादी हुई। 83 में, सॉरी 83 में शादी हुई। तो 83 में 86 में आप गए, तो वहाँ कितने साल अकेले रहे? और क्योंकि कोई भी विदेश की यात्रा जब पहली होती है और आप पहली बार किसी विदेश में रहते हैं तो एक चार्म भी होता है, मुझे लगता है एक स्ट्रगल भी होता होगा, वो शेयर करना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों से? हाँ, जब मैं पहली बार गया तो मेरी शादी 83 में थी। सन्नी, हमारा जो बड़ा लड़का, पहला बच्चा जो था सन्नी, अभी वो भी बाहर है। वो जब पैदा हुआ उसके बाद जब मैं फर्स्ट जाने का मेरा मौका मिला तो मैं 86 में, पहले मम्मी मना करती थी नहीं जाना है, भाई भी मना करती नहीं जाना है। फिर जब लगा कि नहीं, अब नहीं, इनफ, तो मैं जब जाने का निर्णय बताया, मेरा इंटरव्यू हुआ, उसमें सिलेक्शन हुआ, फिर मैं जब गया तो अब स्वाभाविक सी बात है कि मेरी शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो वाइफ को तो बुरा लगेगा और फिर मम्मी को भी। फिर मम्मी ने और ये वाइफ ने, दोनों ने मिल के मुझे बोला नहीं अब जा, अब हम तुझे नहीं रोकेंगे। ओके। तो 86 में मैं गया तो शुरू में मैं करीब 1.25 साल में अकेला रहा था। तो अकेले रह के अपने चैलेंज होते हैं, बैचलर होते हैं साथ में, कभी झगड़े भी होते हैं, कभी रहा नहीं बैचलर के साथ में। तो वो भी एक बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था लाइफ में, और वो आज भी मेरे दोस्त हैं। अच्छा। उसमें एक दोस्त ऐसा है जो उस समय दोस्त था, लेकिन वैसा अगर दोस्त अगर है तो आपको दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। तो एक रूम कितने लोग होते थे आप? 5 लोग, यानी एक रूम में 2 हैं। अच्छा। हम लोग 2 थे। ओके। क्योंकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड था, मैं कुछ ना वो सिगरेट वगैरह नहीं पीता था। हाँ। तो मेरी एक साउथ इंडियन थे, उनके साथ मैं रहा। अच्छा। बाकी लोग थे नॉर्थ के, वो 3 लोग थे वो एक कमरे में। ओके। लेकिन वो झगड़ते बहुत थे और वो नॉन वेज खाते थे, मैं अकेला वेजिटेरियन था। तो वो एक अलग कई स्टोरियाँ हैं उसकी, वो इस समय तो शेयर नहीं कर पाऊँगा। अच्छा। लेकिन हिंदुस्तान से जाकर उस समय, मतलब 86 लॉन्ग टाइम, मेरी समझ से काफ़ी साल हो गए, तो उस समय हिंदुस्तान तो एकदम स्वतंत्र, उस समय भी स्वतंत्र, कोई ऐसा कुछ ऐसा नहीं था कि ये नहीं करना वो नहीं करना। लेकिन सऊदी अरब में जाने के बाद तो इंस्ट्रक्शन ऐसे बहुत सारे इम्पोज हुए। काफ़ी एक रिजिड, जैसे कह सकते हैं कि रिलीजियस, आपको पता है इस्लामिक कंट्री है, तो वहाँ नॉन मुस्लिम्स को कोई एक फ्रीडम जिसको बोलते हैं ना, लाइक आप फ्रीली आप जैसे पूजा कर सकते हो आप। तो वहाँ ये सब मना था असल में। तो मेरे सामने की बात है, कुछ क्रिश्चियंस लोग थे, वो प्रेयर मीटिंग संडे को हो रही है, तो उन्होंने जाके, जो एक मॉरल पुलिस है, उन्होंने जाके उसको अरेस्ट किया था। तो 19 लोगों को अरेस्ट किया था, पानी नहीं गया था 24 घंटे तक। तो उनको डिपोर्ट कर रहे थे। अच्छा। लेकिन फिर एम्बेसी इन्वॉल्व हुई तो डिपोर्टेशन तो रोक दिया था। ओके। लेकिन हाँ, क्योंकि हम हिंदू थे, हिंदू से तो वो बहुत घृणा करते थे। ओके। तो लेकिन फिर भी, क्योंकि मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में था, तो कोई घर आके आपको नॉक नहीं करेगा। अच्छा। तो आप घर में जैसे आप पूजा करते हो, जैसे आप रहते हो, वैसे कोई मनाही नहीं थी। अच्छा। ओके। लेकिन आप एक्सट्रोवर्ट नहीं हो सकते कि आप माथे पे तिलक लगा के चले जाओगे, जैसे आज नॉर्म कॉमन है। तो उस समय ये नहीं कर सकते थे आप। तो आप अपने अपने धर्म में आप मान रहे हैं, अपने घर रहिए और ड्यूटी करिए और घर जाइए। तो इस तरह करके मैंने वहाँ 19 साल गुजारे। तो अभी लगता है कि, अब आपको लगता है या पता चलता है कि अभी सऊदी में वैसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है? अभी लिबरल है, मॉरल पुलिस ख़त्म कर दी है। अच्छा। और अभी मैंने वहाँ पे मेरे जो एक इजिप्शियन डॉक्टर हैं, वो मेरे दोस्त हैं, तो उनसे बीच में कभी कोई बात होती रहती है। तो उन्होंने बताया अभी काफ़ी रिलैक्सेशन है। अच्छा। अभी सबको लिबर्टी है, सब अपने पूजा वगैरह घर में कर सकते हैं। ओके। बस ये कि यूए की तरह मंदिर नहीं है वहाँ पे। अच्छा। लेकिन वैसे वो रिलीजियस फ्रीडम
काफ़ी ठीक ठाक अच्छी मिली हुई। अच्छा, ओके। लेकिन शायद यूएई में या सऊदी में अब तो महिला भी गाड़ी ड्राइव कर सकती हैं या अब कर कुछ सकती ऐसा? हैं, अब परमिशन है, पहले तो बहुत मुश्किल था। हाँ, ओके। पहले तो वहाँ मैं तो रियाद के सबसे बड़े मेडिकल सेंटर में काम किया। तो वहाँ पे हमारे यहाँ हमारे डिस्पेंसरी कहते हैं, 65 लोग थे उसमें, 13 डॉक्टर हैं। और सोचो आप 13 डॉक्टर काम करते हैं, पेशेंट नंबर ऑफ पेशेंट थे हमारे हज़ारों में थे रोज। अच्छा, 5 से 6 हज़ार पेशेंट आते थे रोज, डेली ऐसी की बीमारी होती थी? और ऐसे में ऐसी की बीमारी होती थी जो 5-6 हज़ार लोग रोज आते? सब, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत थी उस तो इलाके में। ये सब फ्री था उनके लिए? सब फ्री। अच्छा, मैं अकेला रेडियोग्राफर, तो आप समझ सकते हो कितना मिले, मुझे छुट्टी नहीं मिलती थी। ओके। जब हमारा छोटा वाला ये मन्नू पैदा हुआ था, वहीं सऊदी में पैदा हुआ। तो ऐसा तो नहीं कोई बीमारी ना होती, ऐसे चलो घूम ही आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ लोग को छुट्टी चाहिए होती थी। अच्छा, तो इसलिए भी तो वो भी है कि भाई मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ओके। और वो बहुत पॉपुलेटेड है। तो हम 4 बजे ड्यूटी जाते थे, सुबह तो नहीं, खैर 4 बजे ड्यूटी जाते थे, तो डिस्पेंसरी के बाहर लाइन लगी होती थी। अच्छा, वो पेशेंट्स की लाइन है। 4 बजे सुबह? शाम को 4 बजे 2 टाइम ड्यूटी होती थी। 4 बजे वो पेशेंट की लाइन लगी होती थी। अच्छा। और हम लोग बड़े किंग की तरह डिस्पेंसरी में घुसते थे और वहाँ पे इलाके में ज़्यादातर लोग जानते थे कि ये एक्सरे में है। ओके। हम लोग पेशेंट्स को नहीं जानते थे, लेकिन वो हमें जानते थे। अच्छा, क्योंकि वो 65 आदमी थे, एक आदमी को वहाँ के जो मरीज हैं ना वो जानते हैं। अच्छा। अब दुकान पे भी जाओगे तो अच्छा तुम काम करते हो उधर डिस्पेंसरी में? हाँ। नहीं तो ऐसे में दिक्कत नहीं होती थी कि आप एक मर्द थे और महिलाएं भी आती होंगी एक्सरे के लिए? वहाँ मेल और फीमेल सेक्शन अलग अलग है। अच्छा। तो जैसे मैं अकेला रेडियोग्राफर था, हाँ। तो मेल और फीमेल सेक्शन अलग अलग है। उसमें एक डोर है, उधर उस साइड फीमेल सेक्शन है और इधर मेल सेक्शन है। तो मेल सेक्शन के पेशेंट और डॉक्टर्स इस तरफ हैं। अच्छा। तो अगर फीमेल सेक्शन से कोई पेशेंट आता था तो उसके साथ एक हिदामा बोलते थे, एक सर्वेंट है, वो आता था, आती थी। उसके बगैर हम लोग एक्सरे नहीं करते थे। ओके। लेकिन वो वहाँ तो वो पूरा बुर्का पहन के वहाँ रहती थी। अच्छा। यहाँ घुसते के साथ ही, एक्सरे में घुसते के साथ ही सब उतार देती थी। अच्छा। तो उन्हें पता है कि ये इंडिया से है। इंडिया वालों के ऊपर बहुत भरोसा था कि ये कैरेक्टर के बहुत अच्छे हैं, छेड़खानी नहीं करेंगे, और अच्छा था वो। ओके। तो फिर आप दीदी को कब लेके गए वहाँ? मैं 86 में मैं गया 23 अप्रैल को। फिर फर्स्ट वेकेशन आया, मम्मी की डेथ हो गई थी, मैं अर्जेंट छुट्टी पर आया था। फिर मम्मी को देख नहीं पाया मैं। मम्मी का लास्ट चेहरा मुझे याद है, एयरपोर्ट पे जब मम्मी रो रही थी, कुसुम रो रही, घर के सब सदस्य रो रहे थे जब मैं हेलो करके जब जा रहा था। फिर मम्मी को मैं दोबारा नहीं देखा। अच्छा। तो वो इमरजेंसी छुट्टी पे आया था। ओके। उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद वापस गया, फिर अकेला गया। उन्होंने फैमिली ये सब बंद कर रखा था। अच्छा। उस समय, क्योंकि वो कुछ नहीं चाह रहे थे कि बहुत भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हो। फिर फैमिली ये सब बंद किया। फिर ये कुसुम गई यहाँ से 19 अगस्त 87 को। 87। ये कुसुम और बड़ा बेटा सनी। ओके। तो लाइफ एक्चुअल में देखा जाए तो तब शुरू, नॉर्मल वहाँ तब शुरू हुई। तो आपने वो बैचलर गैंग से हटकर अपने बैचलर गैंग से जब हटा तो मैं बहुत खुशी हुई मुझे, क्योंकि उन्होंने मेरे को एक बार भरपेट खाना भी मिलना शुरू होगा। भरपेट की बात नहीं, झगड़े थे। नॉन वेज और वेज का बहुत, नॉन वेज उनकी नज़र में नॉर्मल है, नॉन वेज क्यों नहीं खाते। तो उनको पता था ये ब्राह्मण आदमी है। तो लेकिन वो उनके लिए कोई मैटर नहीं करता था कि एक ही फ्राइंग पैन में बनाया और मुझे ये सब चीज़ें मेरे को फेस करनी पड़ी। ओके। बट लेकिन फैमिली जब आ गई तब एक लाइफ कुछ और ही थी। हमारा जो गोल्डन टाइम है शादी के बाद, वो सऊदी में गुजरा। अच्छा, तो आपका कैसा रहा अनुभव सऊदी में? पहली बार आप विदेश में गई होंगी शायद? हाँ, पहली बार ही गई थी मैं। और सन्नी को लेके गई थी। सन्नी बहुत छोटा था। तो वहाँ जब हम लैंड हुए तो वहाँ का देख के और वो सब देख के मुझे ऐसा लगा यहाँ कैसे सर्वाइव करेंगे। सारा अबाया भी ये सुना था कि आपको नॉन मुस्लिम को भी पहनना पड़ता है सर से पाँव तक। तो आप पहन के गई थी? वहाँ से नहीं पहना था। अच्छा। एयरपोर्ट से आप अपने रेजिडेंस तक आते हो तो अलाउ है, जिस भी आप ड्रेस में आए हो। अच्छा। हाँ, लेकिन जब आप घर में लैंड हो गए और आपका ये सब रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया, घर में जब रहते थे तो जरूरी नहीं था ना बुर्का? नहीं, घर में जरूरी नहीं था। घर में हम अपना इंडियन पहनावा पहनते थे। हाँ। शलवार कमीज उस समय पॉपुलर था। अच्छा। तो वही पहनते थे।
मगर आपको बाहर निकलते समय आप नहीं, लेकिन यदि जैसे हम लोग तो यहाँ शॉर्ट में ही ब्रेड लेने चले नहीं जाते जा बाजू में, सकते, तो नहीं जा सकते। इवन जैसे हमको अभी आपको अपना डस्टबिन का जो किचन का जो भी वेस्ट आपको बाहर डालना है जो गवर्नमेंट का रहता है, वहां तक भी हमें अगर जाना है तो अबाया ही पहन के जाना है, पूरा कवर करके जाना है। अच्छा। तो शुरू में मुश्किलें होती थी बहुत, लेकिन जब पता चला कि आपको रहना इधर ही है और इसी कल्चर में आपको करना है, तो वो कल्चर अपनाना पड़ा। खाली हम ही नहीं थे, और सबके लिए जरूरी था। एक्सपेक्टेड थे। लेकिन आपको कभी लगा कि वो जो क्या आया बोल रही है आप, अबाया बोलते थे। अबाया मतलब, तो कभी आपको किसी पॉइंट पे जाके लगा कि ये अच्छा भी है किसी वजह से? नहीं, ऐसा तो नहीं, अच्छा है ऐसा नहीं था। अगर बस वेदर वाइज अगर है तो अच्छा है कि भाई चलो वेदर थोड़ा ठंडी है तो आपका सब चीजें कवर है ना। लेकिन क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पे 50 जाता था समर में, तो इतनी गर्मी है, कब जाना भी पड़ता है आपको बाहर, उस समय बहुत उलझन होती थी। लेकिन इतनी हम लोग को, क्योंकि हम नॉन मुस्लिम थे, तो हम लेडीज को इतनी छूट थी कि हम चाहे तो अपना फेस ओपन रख सकते हैं। अच्छा। सिर्फ ये चीज। लेकिन कुछ प्लेसेस में ये भी आपको कवर करना है। अच्छा। वहाँ पर ये छूट नहीं थी, लेकिन हम जहाँ रहते थे वहाँ हमको इतनी छूट थी कि हम अपना फेस ओपन रख सकते हैं। तो वहाँ भी क्या ऐसे शॉप्स होते थे जैसे हमारे बाजू में ब्रेड की शॉप है या कोई ऐसा? हाँ, होते थे। हाँ, शॉप्स होते थे। तो और तो फिर खाने का कैसे अपना, क्योंकि यहाँ हम लोग तो आदत है हमें तो रोज रोटी और चावल। नहीं, हमारे वो वहाँ पर इंडियन शॉप्स हैं। अच्छा। सारा इंडियन स्टफ मिलता है आपको। खाना कभी मिस नहीं किया हम लोगों ने इंडिया का। अच्छा अच्छा। तो आप जो चाहे आप इंडियन स्टफ लेके आप घर में, वही हम खाते थे। अच्छा। तो जो अपन खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी सब। तो लेकिन हाँ, इंडिया हम लोग के लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल था कि वहाँ पर सवेरे शाम रोज दोनों टाइम फ्रेश रोटी मिलती थी। अच्छा। तो आपको ये जरूरी नहीं कि आप घर में चकला बेलन में रोटी बनाओ। नहीं, तो रोटी या रोटा जो होता है आज वो रोटी हम लोग मिस करते हैं। अच्छा। वहाँ देखो 9 तरह की रोटियां मिलती थी। ओके। और यहाँ पे आप रोटी का साधन एक ही है कि आपको खुद ही बनाना है, खुद ही बनाना है। तो इसीलिए अब तो बहुत चीजें आ गई हैं, तो रोटी बनाने की मशीन भी आ गई है। अच्छा। तो लेकिन उस समय जो रोटियां जो 9 टाइप की मिलती थी, आपकी चॉइस है, आप आज ये ले आओ। तो जैसे हमारी जो लाइफ चलती थी, जैसे कुसुम को बच्चे फिर स्कूल में पढ़ते थे, तो भाई कुसुम ने बताया कि हस्बैंड ने आना है, ड्यूटी ख़त्म करके 12:30 ख़त्म होती है, तो 12:45 तक आ जाएगा। तो 12:45 तक करके कुसुम ने सब्जी बनी हुई है और गर्म है, मैं जाके रोटी लेके आऊँगा। अच्छा। और गर्मा गर्म रोटी है, तो वो रेडी होती थी। सामने ही होते थे बकाले, जैसे रेजिडेंशियल एरिया है सामने, उसके रोड के उस तरफ बकाले बोलते थे उनको, जैसे अपने यहाँ बोलते हैं। शॉप्स होते छोटे, तो वहां से आपको रोटी अवेलेबल है पूरे दिन, पूरे टाइम। तो क्या सब्जी भी देते? सब्जी नहीं, सब्जी का तो वही फिर नॉन वेज का चला है। तो हम लोग डर के मारे लेते हम नहीं लाते थे सब्जी। हाँ, क्योंकि वो जो एक ही बर्तन में बनाते हैं। लेकिन इंडियन रेस्टोरेंट तो होंगे ना जिसमें घर मिलता, लेकिन हम लोग नहीं लाते थे। नहीं मतलब कभी जाते तो होंगे, कभी जाते थे रेस्टोरेंट में चले जाते। हाँ, रेस्टोरेंट में। लेकिन जो छोटे यहाँ पे आप ढाबा के लिए, वो बहुत थे वहाँ पे। अच्छा। वहाँ नाश्ते के लिए वो लोग घर में नाश्ता नहीं करते थे। ओके। नाश्ता भी वो बाजार से करेंगे और खाना भी बाजार से लेके जाएंगे, मीट का अलग पैक होके जाएगा, रोटी। तो एक बार प्रत्यक्ष रूप से एक एग्जांपल बताता हूँ, वो जद्दा वाला। हाँ, बताइए ना। वो क्या था कि वो एक बार हम लोग जद्दा गए, 1000 किलोमीटर पड़ता है वहाँ से। 2-3 फैमिली मिलके गए थे। 3 फैमिली मिलके गए, तो वहाँ हम गए तो अब हमें तो पता है सारा। अब वो जो साथ में गए हैं वो जैसे एक बंगाली थे सिन्हा, एक और थे वो दवादमी, एक जगह है वो लैब टेक्नीशियन थे, वो हस्बैंड वाइफ। तो 3 फैमिली 2 गाड़ी में गए थे। जद्दा पहुँचे, वहाँ पे जाके मैंने सोचा, कुसुम ने बोला चलो तुम लोग होटल में ठहरा दिया, एंट्री करा दी, हम लोग अभी आते हैं खाना लेके। तो खाना लेने जब गए तो उस टाइम 11 बज गए थे रात को। तो फर्स्ट टाइम था, इतनी लंबी ड्राइव करी थी, 1000 किलोमीटर, 14 घंटे में पहुँचे थे हम लोग। अच्छा। तो रुक के अब नई जगह है, जा रहे हैं कुछ, लेकिन रोड वगैरह अच्छे थे उस समय, इंडिया में ऐसी रोड नहीं थी। तो वहाँ जब गए तो वो एक पाकिस्तानी का वो था, एक ढाबा कह लो, तो वो बस क्लोजिंग स्टेज पे था, तो बाकी सब बंद हो चुके थे। तो मैं उसके पास गया, तो उसने, मेरे दोस्त थे, उन्होंने बोला हमको मशक्कल, अरबी में बोलते हैं, मिक्स वेजिटेबल। तो एक ने चिकन बोला, एक ने उसने बोला, तो मैंने उसको बोला सब्जी में क्या है? तो पाकिस्तानी ने बोला सर जी वो
मशक्कल यानी कि मिक्स वेजिटेबल। हाँ, मैंने कहा और कुछ नहीं है? तो बोला नहीं है। मैंने सोचा छोले मिलेंगे तो ले लेंगे, तो बोला नहीं वो नहीं है। तो फिर मैं उसने क्या किया, तवे के ऊपर वो मिक्स वेजिटेबल उसके पास एक बड़े भगोने में थी, उसने वो डाली उसने। तो पता नहीं मुझे क्या स्ट्राइक हुआ, मैंने उसको बोला कि ये तवा तुम बीच में धोते हो क्या? तो बोलता नहीं सर जी, 4 बजे आता है, उसके बाद हम रात अभी बस आप जाओगे उसके बाद इसको रख देंगे। तो मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए और नहीं है। बोला ये लास्ट ही थी जो मैंने डाली तवे पे। तो उसको पता नहीं क्या स्ट्राइक हुआ, वो मेरे को बोलता है बामण हो क्या? तो मैंने बोला हाँ। तो बोला ये तुम्हारे लिए नहीं है। अच्छा। तो फिर मैं क्या करता, मैं जाके दही का डब्बा उठाया हाँ, और एक पेप्सी उठाई, एक चिप्स का पैकेट उठाया, क्योंकि मन्नू हाँ, कमरे में वो तो इंतजार में बैठा है, कुछ में बैठी है। फिर मैं ऐसे ही लेके आ गया। इन्होंने बोला ये क्या लाया? मैंने कहा सब्जी नहीं मिली। फिर बताया उसके, वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैं किसी दुकान पे जाके जो गर्म किया जाएगा हाँ, वो नहीं लेना। वो नहीं लेना। तो उसके बाद तो शायद आप सीख भी गए होंगे घर से कुछ ना कुछ लेके जाना, जब घर पे हाँ, घर से ही कोशिश लेके करते थे जाते घर में। और एक पकोड़े मिलते थे वहाँ पे, उसको आजकल यहाँ भी मिलते हैं इंडिया में, फलाफल बोलते हैं उसको। राइट राइट। हाँ, तो वो हम लोग लेते थे। पेप्सी ले ली, चिप्स ले लिया, केक ले लिया और काम चल गया। इस सफ़र में एक बात मैं बहुत इंटरेस्टिंग आपको बताता हूँ कि जब जीजा जी पहली बार सऊदी अरब से इंडिया आए तो मेरे लिए एक कोसिना का कैमरा लेके आए थे। वो प्रोफेशनल कैमरा था और मुझे उससे पहले फ़ोटोग्राफी का कोई पता नहीं था कैसे होता है। तो उन्होंने वो कैमरा मुझे गिफ्ट किया और मैं उसके बाद ही शायद या तब भी शायद मैं पिथौरागढ़ शिफ्ट हो गया था और वहाँ से मेरा कैरियर मैंने शुरू किया एज ए जर्नलिस्ट और कैमरे के साथ मैंने अपना कैरियर शुरू किया था। तो मेरे कैरियर की शुरुआत करने के लिए भी आपका शुक्रिया। आपको तुम्हें याद है ये सब? क्यों नहीं? मुझे याद है, कोसिना कैमरा दुकान में, वो कैमरे की बहुत बड़ी दुकान थी। एक कैमरा चाहिए था, तो वो कैमरा दूसरी कंपनी के भी थे, उसका निकॉन का आता था। तो उसने मेरे को, सेल्समैन ने बोला ये लेके जाओ। मैंने बोला मैंने कभी नाम नहीं सुना। बोले यहाँ पे नहीं सुना है लेकिन बाहर बहुत बड़ा नाम है, आप लेके जाओ, याद करोगे आप। तो ये निकॉन से हाफ कीमत में था। अच्छा। लेकिन मैं लिया तो मेरे साथ फिर लाया तो एक आईपी है, उन्होंने बताया इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अच्छा। तो मुझे लगा फिर मैंने ठीक लिया है। फिर जब आके तुमने देखा, तुम्हें आज भी याद है वो। मैंने उस कैमरे से मेरी समझ से हज़ारों नहीं लाखों फ़ोटो खींचे और उसके बाद जब मैं 92 में दिल्ली शिफ्ट हुआ तो सिर्फ उस कैमरे की बदौलत मैं विदेशी मैगजीन्स के फ़ोटो खींचता था, माइकल जैक्सन के और हॉलीवुड के स्टार्स के। और उसके बाद मैं उन पर आर्टिकल लिख के राष्ट्रीय सहारा शुरू हुआ था उस समय, और मैं फ़ोटो के साथ आर्टिकल देता तो 100% गारंटी हो जाती थी कि मेरा आर्टिकल लगेगा ही। और आप यकीन मानिए कि उस कैमरे की बदौलत मैंने 92-93 में फ्रीलांसिंग करते हुए दिल्ली में कम से कम हर महीने 25,000 रुपये उस समय कमाए थे, क्योंकि फ़ोटो के पैसे ज़्यादा मिलते थे हमेशा और आर्टिकल के कम मिलते थे। तो आर्टिकल के पैसे मिलते थे 250 रुपये और फ़ोटो का मिलता था 500-600 रुपये। यदि 3 फ़ोटो यदि आपके छप गए उस एक आर्टिकल के साथ, और कलर सेक्शन था पूरा, उसी समय राष्ट्रीय सहारा ने शुरुआत की थी कि वो कलर सेक्शन पूरे के पूरे उन्होंने हिंदुस्तान में सिखाया, बताया कि किस तरह से कलर सेक्शन अखबारों में होना चाहिए। उसके बाद फिर दिल्ली टाइम्स और एसटी, सिटी तो नहीं था, एसटी कुछ और नाम था उसका, और बाकी फिर नवभारत और सब बाकी दैनिक हिंदुस्तान और दैनिक जागरण, अमर उजाला, इस सब ने शुरुआत की थी। वो राष्ट्रीय सहारा की देन थी और इसके लिए मैं राष्ट्रीय सहारा का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे उस समय 25,000, 30,000, कभी कभी तो मैं दिवाली या ऐसे जब सीज़न आता था तो उस समय मेरे मैगजीन भी उनकी आती थी इंग्लिश की, तो मेरे 15-15, 20-20 फोटोग्राफ भी छपे हैं। और मैं उनका जितना स्टाफ होता था फीचर में उससे ज़्यादा मेरे को पैसे मिलते थे। कई बार रस्क भी करते थे कि यार
तो लेकिन जो एडिटर थे वो बहुत पसंद करते थे मुझे, टिल्लन रिछारिया जी। तो वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका शुक्रिया। हम वापस आते हैं क्योंकि बीच बीच में हमें हाँ बताइए। एक मिनट, वो जब ये बात चली तो हमें याद है हमारे घर में एक बहुत बड़ी कबर्ड होती थी, वुडन कबर्ड होती थी। इतना कलेक्शन होता था फोटोग्राफ का, तो हम लोग मना करते थे कि इसको देखेंगे तो 6 महीने भी कम पड़ेंगे हमको, इतना कलेक्शन था। तो कभी ऐसा वहाँ जाके ऐसा भी फील हुआ भेदभाव जैसा कुछ हिंदुस्तानी है या हाँ, भेदभाव इंडियंस में नहीं, इंडियंस में वहाँ पर मतलब वो सऊदी लोग भेदभाव तो कुछ ऐसा कि वो अपर समझते हो अपने आप को? वो तो है ही, वो था उसमें। सऊदियों में एक कह सकते हो आप, वो चाहते थे कि ये सब हमसे इन्फीरियर है। अच्छा, तो लेकिन क्या बातों में भी ऐसा? बातों में नहीं, वो कुछ, लेकिन वहाँ जैसे स्टेटस वाइज जो है, फॉर एग्जांपल लाइक प्रोफेशनल वाइज सब सेम है। अच्छा, जैसे मैं रेडियोग्राफर था, हाँ। तो मेरे जो इक्वलेंट है वो अलाइड सर्विसेज वाले हैं, जैसे मेल नर्स हो गया, फार्मासिस्ट हो गया। तो अगर वो एक्सपेक्टेड्स हैं हाँ, तो अच्छी पड़ रही है हमारी, ओके, वो एक अलग लेवल था, उसका और बताता हूँ बाद में। हाँ, लेकिन जो सऊदी हैं, सऊदी स्टाफ थे वहाँ हाँ, पे, हाँ, वो हमेशा दूसरे लोगों को इन्फीरियर समझते थे, अच्छा, लेकिन वो बोल नहीं सकते, ओके, क्योंकि उनकी अगर एक शिकायत हो गई तो वो ट्रांसफर हो जाएगा उसका। अच्छा, ये था वहाँ पे। तो इसलिए ये हमारा अपर हैंड था कि हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में थे। अच्छा, प्राइवेट में सिचुएशन खराब थी उस समय, ओके, और लेकिन फिर वो इंडियंस की जो कहते हैं कि आप जो एक्सपेक्टेड्स हैं, उसमें भी वो लोग जैसे सऊदी हो गया नंबर 1 समझते थे अपने आप को। उसके बाद वो एक्सपेक्टेड्स में जो मुस्लिम्स थे, हाँ, वो समझते हम लोग इनसे बेटर हैं, अच्छा, लेकिन वो हमें कुछ ओपनली कुछ बोल नहीं सकते। बोलेंगे आपने जाके शिकायत कर दिया तो उस बंदे का ट्रांसफर है कन्फर्म। अच्छा, मतलब सुनी जाती थी बात, सुनी जाती थी बातें, झूठा बोल दिया या कुछ बोल दिया, लेकिन हाँ शिकायत लगाने के लिए तैयार रहते थे वो। अच्छा, लेकिन अगर आप ठीक हैं तो आपको कोई टच नहीं तो कर आपको भी कभी ऐसा लगा कोई महिला सऊदी की है और कभी नहीं, ऐसे ऐसे कभी फील नहीं हुआ। बल्कि वो जब हम कभी ऐसी जगह में बैठते थे, साथ में बैठे हैं, हाँ, तो गेट टुगेदर है, वो ऐसे मिले हैं, तो वो हमको, मैं बोल सकती हूँ कि वो हमको ऐसे नज़रों से देखते थे। उनको लगता था कि हम लोग कितने ओपन हैं। अच्छा, समझ रहे हो, हम लोग कितने ओपन हैं, हम जो चाहे मर्जी हम लोग कर सकते हैं, बाहर अकेले भी जा सकते हैं, अपने बच्चों को अकेले, ये सारी चीजें उन लोगों को, ये सब चीजें नहीं, बंदिश थी उनको ना बहुत ज्यादा। तो वो हमको देखते थे और फील करते थे कि ये शायद हमसे ज्यादा लकी हैं औरतें, इंडियन औरतों को देख के। तो वहाँ पर ठंड भी पड़ती है? ठंड उस टाइम पर नहीं पड़ती थी, अच्छा, रेयर, बहुत कम। लेकिन अभी तो चेंज हो गया, बरसात भी नहीं होती थी हमारे रहते, एक बार भी बरसात नहीं हुई। तो मेरी समझ से वहाँ पर पाकिस्तानी भी बहुत हैं, तो कभी पाकिस्तान और इंडिया का भी ऐसा कुछ ऐसा रिफ्ट होता है? कुछ ऐसे नहीं, वहाँ नहीं होता, वहाँ हमने नहीं पाया, क्योंकि हम जिस बिल्डिंग में रहते थे, पहले बैचलर का बताया, उसके बाद जब फैमिली आई तो फैमिली में हमने एक शिमेसी में जाके रहे। फिर उसके बाद जिस घर में हम लोग करीब 6.5 साल रहे, 7 साल रहे, ओके, टोटल 7.5 साल में रियाद में था। तो आप शुरू का टाइम निकाल दीजिए बैचलर का, उसके बाद जो लगातार रहे वो एक घर में रहे थे, उसमें नीचे वो 3 मंजिल था वो मकान। ओके, तो नीचे थे एक पाकिस्तानी डॉक्टर फरीद, बहुत सज्जन आदमी थे। उसके ऊपर की जो फर्स्ट फ्लोर में इधर एक पाकिस्तानी थे, लेकिन वो शिया थे। अच्छा, और इधर थे वो सुन्नी। अच्छा, तो ये इनको बर्दाश्त नहीं होता था आपस में। अच्छा, तो मौका रहते थे कि इसकी हम शिकायत करवा दें, अच्छा, क्योंकि अब वो कहना चाहिए कि वो मुहर्रम उनका चलता था आपस में, उनका आपस में चलता था, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। ऊपर हम रहते थे। अच्छा, तो नहीं तो क्या चलता था, मतलब झगड़ा होता था या? नहीं, मैं ये कहना चाहता, झगड़ा नहीं, उनका आपस में होता था, लेकिन हमारे साथ कोई झगड़ा नहीं, वही उनके आपस में की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो उनका होता था झगड़ा, क्योंकि वो उन्होंने एक बार उसकी शिकायत कर दी थी मॉरल पुलिस को, ओके, कि ये रोजा पढ़ने, ये सॉरी नमाज पढ़ने नहीं जा रहा है। अच्छा, अब जैसे मुहर्रम आया हाँ, तो वो नहीं जाते थे, और वो कहते हैं कि वो है, तो लेकिन क्या कि वो चुप बचे रहते थे घर के अंदर, किसी तरह करके मॉरल पुलिस उनको लेके नहीं गई। ओके, तो हमें तब पता चला कि ये आपस में इनका है, एक ही कंट्री के पाकिस्तानी, लेकिन वो एक दूसरे की शिकायत करने से बाज नहीं आते। लेकिन नमाज करना कंपलसरी था ना, वो तो घर आके नॉक करके जाते थे, नमाज का टाइम हो गया, चलिए। नहीं तो ये फ्राइडे होता होगा ना, लेकिन नहीं, रोज के टाइम, डेली रोज। जो नहीं आता है ना बाई चांस, जो मस्जिद में अगर वो नहीं आएगा, जैसे आप वो मौलवी है, तो अगर वो नहीं आएगा नमाज पढ़ने, 2-3 बार देखा वो नहीं आया, तो वो घर आके नॉक कर देते थे। अच्छा, नमाज पढ़ने नहीं जा रहे, वो कहेगा मैं घर में नहीं, उधर आना है।
बाय फोर्स लेके जाते थे कई बार। तो जैसे हमारे तो हिंदुस्तान में फ्राइडे को विशेष जुम्मा की नमाज होती है, वहाँ पर भी ऐसा कुछ होता था। जुम्मा की नमाज? जुम्मा के दिन ही वो फिर वो जो मौत की सजा है वो जुम्मा के दिन ही जुम्मा के दिन नमाज के बाद ही होती थी। एक बार हम लोग गए थे बाजार में, तो मैं और कुसुम, फिर वहाँ से हमने सन्नी भी साथ में था, हम वहाँ से मुड़ के वापस आ गए थे क्योंकि वहाँ एक वो बड़ी वाली मस्जिद थी, उस पर उसको उन्होंने उसको गोली मारी थी उसको, और वो क्रेन से टांग रखा था। सजाए मौत क्रेन से टांग रखा था। सबसे बड़ी जो मस्जिद है रियाद में, वो मैंने तो नज़र पड़ गई थी। मैंने कुसुम को बोला वापस चलते हैं, अभी जाएंगे आगे, क्योंकि मेन मार्केट में उधर से ही जाना होता है। सबके सामने मारते? सबके सामने पूरा क्राउड होता है, और क्राउड ऐसे अनाउंस करके मारते हैं वो लोग? अनाउंस करते हैं कि उस दिन ये होने वाला है, तो पूरा टाउन या सिटी जो भी है उस एरिया का, वो सब लोग इकट्ठे होते थे, और वो लोग खुशी महसूस करते थे, वो लोग शो भी करते थे। ऐसा उनका है। जैसा हम सुनते हैं कि हाथ के बदले हाथ, या वैसा भी कुछ ऐसे होता है? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा। एक बार हमारे बलात्कार के लिए आपको सजा एक बार हमारे इलाके में वहाँ एक पेट्रोल पंप पे डकैती करी थी। अच्छा। 3 लोगों ने, वो तीनों सऊदी थे। अच्छा। तो वो क्या हुआ कि उसके बाद वो पकड़े गए। तो वहाँ उस समय भी कैमरे होते थे क्या? नहीं, कैमरे नहीं, पकड़े गए। इसीलिए वो कहते हैं ना कि आप जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही खराब इन्वेस्टिगेशन होता था, लेकिन पता नहीं कैसे पकड़ लेते। अच्छा। और वो तीनों को फिर बाद में वो गर्दन काटने की सजा, उनकी मौत की सजा दी थी। तो वो उस दिन टाउन में हल्ला मच गया। अब वो हर कोई देखो तो वो नहीं जा रहा है, मस्जिद के पास दौड़ा चला जा रहा है, फ्राइडे की मस्जिद के बाद, फ्राइडे की नमाज के बाद। अच्छा। तो मेरे को भी पड़ोसी आया कि चलो चलते हैं देखने, मैं नहीं जाऊँगा। वो तीनों की गर्दन काटी गई थी वहाँ पे, सबके सामने। और पूरा टाउन इकट्ठा था वहाँ पे नॉन मुस्लिम नहीं थे, क्योंकि वो देख नहीं सकते किसी की आप गर्दन काटी जा रही है। तो वो एक मौका था जो टाउन में मेरे अनाउंस किया गया था उन्होंने, और सब गए थे, मैं नहीं गया था। अपराधी उसके बाद भी अपराध करते थे, इसका मतलब अपराध थे वहाँ पे, ऐसी बात नहीं। अपराध कई बार मैं जो अखबार पढ़ता हूँ, मुझे ऐसे कुछ याद आ रहा है कि वो कुछ तो मैंने पढ़ा था कि वो कोई फिलीपीन या कुछ था, वो चॉप करके फ्रिज में डाल दिया था, कुछ ऐसे मैंने एक अखबार में पढ़ा था। मुझे याद पड़ता है, तुम बता रहे हो। तो इतनी हिम्मत, मतलब जब आपको पता है कि आपको मौत के अलावा कोई सजा, मौत के बदले मौत ही है, और उसके बाद भी आप इतनी हिम्मत कर रहे हैं, तो मतलब वो तो एकदम दुर्दांती होता होगा ना जो करता होगा। क्रिमिनल माइंड अगर कोई है तो उसको आपको तो कहीं मिलेगा, वो रिजल्ट की परवाह नहीं करता। मुझे बहुत देर से हम बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे वहाँ की कुछ अच्छाइयाँ बताइए, आपकी क्या अच्छाई ये है कि भाई देखो, जो फाइनेंशियली मैं जो थोड़ा बेटर हुआ वो सऊदी की वजह से। ओके। छोटा बेटा पैदा हुआ कहीं पे, पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री था। ओके। और क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में थे, एक अपर हैंड ये था कि आपको कोई मॉरल पुलिस टच नहीं करेगी, पुलिस आपको टच नहीं करता। और एक वाकया है छोटा, अगर मैं बताऊँ, बताइए ना। तो हम लोग, कुसुम और मैं, एक बार फर्स्ट टाइम छुट्टी आने से पहले हम लोग मार्केट में गए थे। तो वहाँ कुसुम ने ये अबाया जो बताया, अबाया पहन रखा था, फेस और सिर नहीं कवर कर रखा। अच्छा। सिर कवर था, सिर पे स्कार्फ पहनते थे, फेस ओपन था, नकाब नहीं था। तो वो पहले जाते थे। अबाया क्या मतलब यहाँ तक ही पहना होता है? अबाया पूरा यहाँ से पहनते, पूरा ब्लैक ड्रेस होती है ऐसे लंबी, जैसे बुर्का तो वही है। अच्छा। और आपको सिर पे स्कार्फ पहनना है। अच्छा। और फेस उसी से उसको आपको कवर करना है। ओके। लेकिन वहाँ की जो मुस्लिम महिलाएं होती हैं, उनका अलग ही रहता है, उनका उसी से अटैच होता है पूरा, वो ऐसे ही पहनती है पूरा। ओके। फेस के साथ आता है उनका। अच्छा, फिर क्या हुआ? क्लब्स भी पहनती है वहाँ की। और फिर क्या हुआ वो किस्सा? तो वो हमको मार्केट में मुतवा फिर वो मिला मार्केट में, तो पता नहीं क्या था मुझसे, वो मेरे को आके कंधे पे हाथ रखा उसने पीछे से। तो एक बार हुआ, हो गया, भीड़ है तो। लेकिन वो मार्केट सिर्फ लेडीज की थी। अच्छा। नहीं, फैमिली, जैसे मेन स्ट्रीट से आप आ रहे हैं, वो मेल फीमेल काउंट, लेकिन उसके अंदर जाके सिर्फ वही आदमी मेल जा सकता है जिसके साथ फीमेल है। अच्छा। तो वो लेडीज मार्केट, वहाँ पे जाके मैं एक बार किया, फिर दोबारा आके फिर किसी ने किया, तो मैं मुड़ के देखा उसको। तो अरबी मेरे को थोड़ी थोड़ी आती थी उस समय, तो मैंने उसको अरबी में बोला, इश्फीक मतलब क्या बात है। तो वो मेरे को बोला, कुछ अरबी में बोला मेरे को, तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया।
फिर उसने मेरे को अंग्रेजी में बोला, यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? यस। तो मेरे को बोला, टेल योर वाइफ टू कवर द फेस राइट नाउ। ओके। तो अब ये आपको कोई रास्ते में टोकेगा तो किसी को पसंद नहीं आएगा। तो मैंने उसको बोला, हु आर यू? तो मेरे को बोलता है, टेल योर वाइफ टू कवर द फेस। मैं बोला, नो वे। अब जो उसे नो वे बोला, वो असल में वो मॉरल पुलिस का चीफ था वहाँ। अच्छा। मुझे क्या पता, माथे पे तो लिखा है। तो मेरे को बोलता है, कम साइड, यू डोंट नो मी? तो मैंने बोला, सो एंड सो, यू शुड नो मी। मैं सीधा उसको अंग्रेजी में बोला, ये तुम्हारे माथे पे तो नहीं लिखा हुआ ना? इट्स नॉट रिटन ऑन योर फोरहेड, यू नीड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, गिव मी योर आइडेंटिटी कार्ड, आई विल नॉट गिव यू। तो मेरे को बोलता है, यू नीड टू, यू नो व्हाट कैन आई कैन डू फॉर यू। मैं बोला, यू ब्रिंग द पुलिसमैन, आई विल शो द आइडेंटिटी कार्ड टू हिम, नॉट टू यू। तो पता नहीं इतने आर्गूमेंट हो रहा था, ये तो आर्गूमेंट उनके लिए बहुत ज़्यादा है। तो एक इजिप्शियन आया, वो मेरा कोनी पकड़ के मेरे को साइड पे लेके गया। अच्छा। ए जेंटलमैन, डोंट आर्गू विद हिम। तो मैंने बोला, व्हाट ही विल डू, जैसे होता है ना। वो मेरे को बोलता है, मैंने कहीं बोल रहा है वाइफ को कवर करने के लिए, तो मैं नहीं करता कवर, मुझे नहीं जाना इस मार्केट में, इनका ही नुकसान है, सोना खरीदना था उनको। तो मेरे को बोलता है, नहीं इससे बहस मत करो, ये तुम्हें अंदर करवा देगा। मैं उसको बोला गुस्से में, मैं भी देखता हूँ। तो फिर कुछ ने मुझे बोला, हर जगह नहीं बोला जाता है, नहीं उस मार्केट में अलाउ, एक्चुअली हम लोग गलत नहीं थे, मैं क्योंकि हमें पता था कि उस मार्केट में आप फेस ओपन रख सकते हो। अच्छा। लेकिन वो पता नहीं क्यों उस मार्केट में आ गए और वो बहस करने लगा। तो अपना वही है ना, अपना रुतबा थोड़ा सा दिखाना चाहता था। तो हम लोग फिर उसके बाद अंदर नहीं गए। अच्छा। नुकसान तुम्हारा ही है, नहीं खरीदेंगे यहाँ से, किसी और मार्केट से खरीदेंगे। मैं घर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट डे वर्किंग डे में मैं ड्यूटी गया। मुझे हैरानी की बात है, वो शाम के टाइम में, ड्यूटी के टाइम में, वो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर था उसके कमरे में वो आके बैठा हुआ है। अच्छा। और फिर एडमिनिस्ट्रेटर ने मेरे को बुलाया, तो मैंने बोला कोई बात होगी। और एक अपर हैंड ये था कि मैं अकेला रेडियोग्राफर है, अगर मैं आधे दिन भी नहीं आऊँगा तो उन्हें, मुझे अपनी वैल्यू पता है। तो वो मेरे को बुलाया, मेरे को बोलता है, तुम जानते हो इसको? तो मैं देखा उसको, जानता नहीं हूँ लेकिन मैंने इसको देखा है। तो बोले, तुम्हें पता है कौन है? मैं बोला, या ही टोल्ड मी समथिंग यस्टरडे। वो बोलता है, यू अंडरस्टूड व्हाट ही सेड? मैं बोला, यस। डिड यू से दैट you will not, what he said you didn't do that? I don't know, I didn't go to the market, I will never go to that market again. तो बोला, तुम एक्चुअली में क्या करने जा रहे थे? मैंने कहा, मैं सोना खरीदने जा रहा था, मैं उस मार्केट से सोना खरीदूंगा ही नहीं। तो मेरे को बोलता है, तुमने सोना कल नहीं गए थे तुम? मैंने कहा, नहीं गया, मैं खरीदूंगा ही नहीं वहाँ से, और दूसरी दुकानें बहुत है। तो मेरे को बोलता है, विजय आर्गू नहीं करते। वो उसको बोला, फिर वो बोला, आर यू फ्रॉम इंडिया? यस। हाउ मेनी ईयर्स यू आर हियर? तो मैंने बोला, मेरे को यहाँ पे हो गए कुछ साल। उस समय आके वो फर्स्ट वेकेशन पे हम लोग आ रहे हैं। तो मेरे को बोलता है, आई हर्ड दैट यू आर ए नाइस मैन। मैं, यस आई एम, आई नो। तो मेरे को बोलता है, यू मस्ट गो टू द मार्केट, दैट इज़ फॉर यू नो, बट यू मस्ट आस्क इट। मैं बोला, आई विल सी। मैं आ गया। फिर ड्यूटी ख़त्म होते समय वो एडमिनिस्ट्रेटर मेरे को बोला, विजय आज के बाद इस आदमी से तुम बहस नहीं करना। अच्छा। तो मेरे सामने ही बहस कर रहे थे। मैंने कहा, बहस नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं क्यों बहस कर रहा हूँ? तो फिर वो मेरे को बोला, नहीं विजय, वहाँ पे ये बोला जाता है कि जो मुतव्वे, जो ये मॉरल पुलिस के जो सीनियर लोग रहते हैं, जो चेकिंग पे निकलते हैं, उनको पावर है। अच्छा। तो उनको वो ये कहा जाता है कि उनके साथ आपको बहस नहीं करनी है, वो कहाँ आपको गायब करवा देंगे पता भी नहीं चलेगा आपको। लेकिन वो निकलते समय वो आदमी ने मेरे से शेक हैंड किया। अच्छा। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था। फिर वो भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस था कि आज के बाद में मॉरल पुलिस से आपको बहस नहीं करनी। तो कब तक रहे आप सऊदी में? मैं रहा 2004 तक, मैं 19 साल रहा। 19 साल? यस। जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा। लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादातर समय साथ थे हम लोग। अच्छा। लेकिन लास्ट ईयर हम लोग, फिर मैं अकेला था। ओके। बच्चों का एडमिशन इंडिया में हो गया था। 19 साल तो एक देश
प्रदेश में बहुत ऑलमोस्ट अगर आप 60 रहते हैं, अगर 60 तो 60-70 साल की उम्र मानते हैं तो आप 1/3 ऑफ योर लाइफ। तो लेकिन आप मतलब आपका मिक्स एक्सपीरियंस मिक्स था, लेकिन और जो प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं उनसे बेटर। कभी ऐसा हुआ कि आपको जैसे अब रहते रहते इतने साल हो गए, 10, 11, 12, 13, 14 साल हो गए, 15 साल हो गए, तो कभी ऐसा कोई मौका आया हो कि कोई फ्रेशर आया हो, कोई नया आया हो और आपने कुछ ऐसे उसकी मदद की हो कि वो किसी बहुत प्रॉब्लम से बच गया हो या फंस रहा हो कहीं पर, जहाँ पे आपने सब उसको समझाया कि मत ऐसा नहीं करो? नहीं, कुछ वो तो गाइडेंस तो सभी लोग देते हैं, मैं अकेला ही नहीं, गाइडेंस तो हर आदमी देता है जो भी कोई नया। ओके, नहीं ऐसा कोई एकदम से जैसे मैं पूछा एकदम क्लिक करे कि हाँ यार वो किस्सा हुआ था ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ अगर आप रूल फॉलो करते हो तो सेफ रहोगे। ओके, और रूल फॉलो नहीं करते हो तो प्रॉब्लम तो आप खुद बुला रहे हो। तो वहाँ भी क्या इश्क मोहब्बत जैसी कोई चीज़ होती है वहाँ आपस? होती नहीं, ऐसा सच नहीं है, वो सब मैंने नहीं देखा। वहाँ पर ये सब चीज़ें अलाउ नहीं है, ओपनली आप ये सब चीज़ें नहीं जैसे कर यहाँ पे सकते। कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चले जाते हैं, वहाँ नहीं जा सकते। बिल्कुल नहीं जा शादीशुदा, आप शादीशुदा नहीं है नहीं, लेकिन मुस्लिम कोई हो और वो बुरके वाली से किसी से शाप पसंद करते हो? फिर वो अंदर जाएगा फिर। नहीं है, अलाउ नहीं है, इश्क मोहब्बत अलाउ ही नहीं है। वैसे तो ये किसी कोई रोक नहीं सकता इस चीज़ को, लेकिन शादीशुदा अगर नहीं है तो आप साथ नहीं रह सकते। हम जो साल रहते थे आप पहले शादी करो, उसके बाद साथ में रहोगे। अच्छा, उसके बाद ये सब चीज़ें आपको मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। तो अभी कुछ आपको आइडिया है कि अभी कुछ ऐसे अभी बहुत चेंजेस आए, जैसा कि अभी काफ़ी चेंजेस आते हैं। जो वो डॉक्टर मुस्तफ़ा उनसे बात की थी, ऐसा भी कुछ ऐसा अलाउ था क्या कि कोई इंडिया से कोई लड़का लड़की हो जो हम उम्र हो और उनका इश्क हो गया और फिर वो शादी डिपोर्ट होते थे, फिर डिपोर्ट होते थे? डिपोर्ट ही होंगे वो केसेस सुने हैं, वो डिपोर्ट होते थे। अच्छा, जैसे फिलीपीन में काफ़ी फिलीपीन का एक्सपीरियंस है मेरी नज़र में कि वो थोड़ा सा ओपन सोसाइटी है। वो कुछ लोग पकड़े गए थे, अब वो कहते जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, वो सोचते थे फिलीपीन में रह सकते तो यहाँ भी रह सकते हैं। फिर वो जब रेड पड़ती थी तो पता चला वो हस्बैंड वाइफ नहीं है, दोनों रिपोर्ट हो गई थी। तो जो आप 19 साल रहे उसकी, जैसे क्योंकि आप इंडिया से गए तो सबसे पहले जब हम बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, प्रदेश में जाते हैं, तो हमारा सबसे पहला मोटिव यही होता है कि हमें फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है। तो 19 साल में आप कितना फाइनेंशियली स्ट्रांग हुए? आपने क्या हिंदुस्तान में किया? आप मुझे पता है, फिर भी आप बताएंगे तो दर्शकों को। हम 19 साल में ये मकान खरीद पाया मैं। अच्छा, और उसके लिए वाइफ का काफ़ी सेक्रीफाइस है, वाइफ ने काफ़ी मुझे गोल्ड दिया। अच्छा, क्योंकि ये जो मकान नहीं होता था। अच्छा, तो ये मकान हुआ, बच्चों की जो शुरू की एजुकेशन है वो अच्छी हुई। ओके, और फाइनेंशियली आप थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग हुआ था। तो 19 साल बाद फिर आप हिंदुस्तान आए वापस? फिर इंडिया वापस आया था, क्योंकि कुछ ने मुझे बताया था कि बच्चे बड़े हो रहे हैं। हाँ, अगर इस एज में साथ नहीं रहे तो फिर कहीं उल्टा ना पड़ जाए, फिर आना पड़ा। तो 19 साल बाद हिंदुस्तान आके कैसा लगा फिर आप? फिर तो मुझे लगा हिंदुस्तान में बदलाव महसूस किया आपने? बीच बीच में आते रहे होंगे, लेकिन जब फाइनली आ गए होंगे तब क्या महसूस? बीच बीच में महसूस किया कई बार। क्योंकि आपको पता है कि हमें जाना है वापस, तो फिर वो ऐसा एहसास नहीं होता, लेकिन जब आप वापस आते हैं छोड़ के, प्रदेश छोड़ के आते हैं, तब आपको पता चलता है कि यार क्या स्ट्रगल है या क्या अच्छाई है, क्या समस्याएं हैं, वो पता चलता है उसके आने के बाद। तो जैसे अभी मैं न्यूजीलैंड में हूँ, सऊदी में जब थे एक बात तो बिल्कुल फाइनल थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आप चाहे यहाँ 50 साल लगा दो, आपको यहाँ की नेशनलिटी नहीं मिलेगी। अच्छा, आप रहोगे रेडियोग्राफर। अच्छा, और ना को प्रमोशन होना है। आप सैलरी जो पे स्केल है वो आपका जो इंक्रीमेंट है वो आपका बढ़ता रहेगा। आपका कई बार 3%, 4%, 5% सैलरी बढ़ती थी। ओके। तो जिस बेसिक सैलरी पे गया था, वो जब रिटायरमेंट के टाइम जो फाइनल ईयर में था, वो सैलरी उससे ऑलमोस्ट लाइक डबल हो गई थी। लेकिन आपको पता है कि आपको नेशनलिटी नहीं देंगे, आपको जिंदगी भर रेडियोग्राफर रहोगे। ओके। और एक डिस्क्रिमिनेशन जैसे कहते हैं ना, अंडरलाइन जो अंडर द टेबल जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो आपको पूरी लाइफ लॉन्ग फेस करना पड़ेगा। मुझे लगा दैट्स इनफ, ओके, अब जाना चाहिए।
और एक वो से इंडिया के थे हम लोग, तो एक जो कहते हैं ना कि भारत को आप मिस करते हो। अब हमें वहाँ हर साल एक राउंड ट्रिप की एक टिकट मिलती थी हमें, एक टिकट अपनी और फैमिली की। हाँ। तो हम 19 साल में हर साल आते थे अच्छा। और हर साल में वापस जाता था। ओके। तो उसमें काफ़ी टाइम हम लोग साथ रहे, कुछ टाइम हम लोगों को अकेला रहना पड़ा। तो वो एक लाइफ की एक स्ट्रगल थी। तो वहाँ पर क्या जैसे हमारे इंडियन भारत के जो त्यौहार आते हैं, दिवाली, होली या कुछ ऐसा सेलिब्रेट करते? हाँ, वो करते थे हम, जैसे करते थे। इंडियन फैमिली होते थे सारे। अच्छा। तो वो किसी एक जगह पर्टिकुलर एक जगह हम लोग गेट टुगेदर करके फिर वो सब करते थे। पहले पूजा करते थे, फिर साथ में खाना। दिवाली है जैसे, बस पटाखे नहीं छोड़ सकते थे, लेकिन आप 2-3 फैमिली इकट्ठी हो जाती थी। इतना परमिशन था आपका। ओके। भाई आप मेरे अंदर घर में मना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे नीचे डॉक्टर जैसे पाकिस्तानी थे, कोई इतराज नहीं, वो अपनी ईद मना रहे हैं। तो अपने हम घर में 3 फैमिली इकट्ठी हो गई। दिवाली का वो भी कुछ बना के ले आए, हमारा भी है। दिवाली का पूजन किया, अपने घर पूजा कराए वो। अच्छा। लेकिन जहाँ जैसे इंडिया में होता है मुहूर्त के हिसाब से होता है, वहाँ नहीं है ऐसा। वहाँ नहीं, टाइमिंग का थोड़ा सा टाइम की सुविधा। आप घर आए, आप पूजा करी, हमने पूजा करने को मिल रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद अपने मूर्तियाँ वगैरह वो सब हमारे पास थी, वो सब हम ले गए थे, ले आए थे। अच्छा अच्छा। तो ऐसा कुछ होता था क्या कि आपके सामने उधर कोई मुस्लिम परिवार है, इधर मुस्लिम परिवार पाकिस्तान में, आप इधर हो, इधर भी कोई हो, तो जैसे घर में कोई सब्जी बनती है तो वो आपके यहाँ आदान प्रदान चलता है? बिल्कुल होता था। मैंने डॉक्टर फरीद के यहाँ से बहुत केक खाए। उनकी बड़ी लड़की थी राबिया, वो बहुत केक बनाती थी। अच्छा। तो बोला ये विजय अंकल के लिए केक है। और फिर हमारे सब्जी कभी बनती है और सब्जी नीचे जाती थी कभी। अच्छा। कभी पूरियाँ बनी हैं, जैसे मान लो दिवाली पे, दिवाली है तो एक थाली लगाई, नीचे दे दी। कभी उनको खाने में बुलाया, कभी वो भी हमें बुलाते थे, लेकिन उन्हें पता है हम साथ में रहते थे। कभी ये नहीं लगता था कि हिंदुस्तानी पाकिस्तानी रह रहे हैं या बैक में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, ये सब। तो हम सोचते थे क्यों है ये मेरे ख्याल से आपस में पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, लेकिन आम पब्लिक जो है वो वहाँ आपस में बहुत मिक्सिंग होती थी उनकी। बहुत अच्छे से साथ में पिकनिक जाते थे, साथ में घूमने जाते, ख्याल भी रखते थे, ऐसा ख्याल रखते थे। जैसे कोई बात डिस्पेंसरी में प्रॉब्लम हुई है अगर, तो जैसे किसी से झगड़ा हो गया, तो वो आके वही आके मदद कर दीजिए, देख ऐसा ना, ऐसा करना, वो पूछे तो ये बोलना। तो ये बहुत एक अच्छी ट्यूनिंग थी। इसलिए मुझे इंडियन पाकिस्तानी का वहाँ पे कोई वो नहीं था। अंडरलाइन होगा, लेकिन अंदर में दिल मिले हुए थे, कह सकते हैं। नहीं, लेकिन ऐसा कभी होता था कि सॉरी सी बात होता ही होगा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है हॉकी का चाहे क्रिकेट का, तो साथ नहीं बैठे थे। साथ नहीं बैठे थे। एक छोटा सा मेरे को एक चीज याद आ रही है कि उस समय मन्नू बहुत छोटा था, 3 या 4 साल का। मतलब मैं बता रही हूँ, इतनी मिक्सिंग थी फैमिली में, तो वो ऐसे नीचे चला जाता था वो। तो एक दिन मैं अपने किचन में से देख रही हूँ कि वो एक अंदर से छोटा सा टॉवेल लेके आया, बड़ा सा, और उसने बिछाया उधर, और वो सजदा करने लगा। ये क्या कर रहा है? मैंने मन्नू को बोला क्या कर रहे हो? बोला नहीं, वो दीदी करती है ना नीचे, मुझे भी करना है। तो मैं उस समय तो नहीं बोला उसको कुछ भी, ठीक है। फिर उसको बाद में, लेकिन इतना बड़ा नहीं था कि उसको ये चीजें समझाते हैं हम या कुछ ऐसा। बट ये बच्चे देखो सीखते हैं। ओके। तो फिर अभी हम वापस हिंदुस्तान आते हैं, 19 साल बाद आप वापस आ गए, तो उसके बाद की क्या जर्नी है आपकी? मैं रहा यहाँ पे 5 साल। अच्छा, इस घर में 5 साल काफ़ी स्ट्रगल किया। सबसे पहले तो आते के साथ ही मेरे को हमारे एक डॉगी था, जर्मन शेफर्ड, उसने मुझे काट खाया था। अच्छा। वो इनको अपना नहीं समझता था, ये कहीं आउटसाइडर है ये। वो मेरे यहाँ काट खाया था। मतलब आप पहले आ गई थी देखती है ना? हाँ, मैं पहले आ गई थी। अच्छा। अल्लाह में डैमेज हो गई मेरी, तो मेरा हाथ ऐसे हो गया था। अच्छा। 5 मंथ से मैं घर बैठा हुआ था। अच्छा। तो फिर हमने एक शॉप खोली यहाँ पे पेस्ट्री की। तो सोचा एक नया वेंचर है वो शुरू करें, लेकिन जितने पैसे वो सऊदी में बचे हुए थे मेरे पास, करीब होंगे 3.5 लाख करीब थे जो स्पेयर थे। उसमें से कुछ लगाए पहले, फिर उसमें लगाते ही चले गए। जितनी उसमें सेल आती थी ना, वो वापस उसमें बिल देने में निकले। फिर वो आँख में हालत ये हो गई कि वो अब पैसे भी आपके निकल गए सब। फिर आखिर में लगा कि यार इस दुकान से काम नहीं चलेगा, फिर हमें दुकान वाइंड अप करनी पड़ी। अच्छा। और फिर बाद में डॉक्टर चावला हैं हमारे, उन्होंने मुझे एडवाइस किया, विजय सर्वोदय हॉस्पिटल में क्यों नहीं जाते। फिर मैं एक दिन मिलने गया उनसे, डॉक्टर से, डॉक्टर अशोक मलिक हैं, उनसे मिलने गया। फिर मेरी वहाँ उन्होंने बोला
चलो अभी से शुरू हो जाओ। तो मैंने उनको बोला मैं खाना नहीं लाया हूँ। वो बोला खाना हम प्रोवाइड करा देंगे तुम्हें, लंच लेके नहीं आया हूँ। इंटरव्यू भी नहीं तो लिया। बोला, मैंने कहा इंटरव्यू सर्टिफिकेट, बोला कोई ज़रूरत नहीं, आई ट्रस्ट यू। तो वहाँ करना शुरू किया। उसके बाद मैं ट्राई करने के लिए ओमान गया। फिर 2009 के अंदर फिर हम लोग न्यूजीलैंड गए। तो कुसुम की सिस्टर हैं, कौन साल में? तो 2008 में हम लोग, तो सुधा कुसुम की जो छोटी सिस्टर है, उसने बोला आप एक बार आके न्यूजीलैंड में क्यों नहीं ट्राई करते। तो मैं फिर विज़िट वीज़े पे मैं और कुसुम दोनों गए। मैंने कुसुम को बोला तुम क्यों जा रही हो साथ में, पैसे खर्च होंगे। वो बोलते नहीं, किसी नई कंट्री में जाकर सेटल होना तो एक बार जाकर देखना तो है ना कैसी है। फिर 2008 में हम लोग सुधा के घर गए। फिर वहाँ क्योंकि हमारे सर्टिफिकेट्स हैं ना वहाँ न्यूजीलैंड में वैलिड नहीं है। अच्छा। तो उसके लिए आपको एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड आपको एक वहाँ टेस्ट देना पड़ता है। तो पहले तो आप काम करोगे 6 से 8 हफ्ता वहाँ पे। कई बार पे मिलती है, कई बार नहीं मिलती, डिपेंड्स अपॉन आपने क्या ऑप्शन चूज़ किया है। और फिर उसके बाद आप काम करोगे। फिर आपका एक टेस्ट हो रहा है, वो मेडिकल एडिशन बोर्ड से वो आएंगे इन्वेस्टिगेटर, वो टेस्ट होगा। वो टेस्ट पास किया। फिर 5 दिन रह गए थे वीज़ा ख़त्म होने में। अच्छा। तो उन्होंने ऑफ़र दिया जॉब का। फिर 5 दिन तो काफ़ी नहीं थे वीज़ा लगने के। फिर मैं वापस आ गया। ओके। फिर विद इन ए मंथ इंटरव्यू हुआ फ़ोन पे, सिलेक्शन हुआ। फिर मैं 2009 में फिर अकेला गया। अच्छा। तो अकेला मैं काफ़ी रहा। शुरू की जो स्ट्रगल है ना अकेले रहने की, वो मैंने फेस की है। जब सब सेट हो गया तब कुसुम और बच्चे आए। अच्छा। फिर 2010 में कुसुम और मनु आए। तो अब 19 साल सऊदी में रहने के बाद हिंदुस्तान में 5 साल 5-6 साल 5 साल 5 साल हिंदुस्तान में रहने के बाद 4.5 कह लो। आपको ये समझ में आ गया कि एक बार प्रदेश में रहने के बाद देश में रहना। नहीं, ये मैंने वहाँ इंडिया में 4.5 साल जब रहा मैं यहाँ पे, तो आपको समझ तब मुझे लगा कि जो बाहर रहते हैं रह चुके हैं काफ़ी टाइम तक, उन बंदों का इंडिया में गुजारा नहीं है। अच्छा। तो एक लाइफ सेट सी हो जाती है आपको। इंडिया में वही चीज़ें आप वो चीज़ें मिस करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कोई भी काम कराने जाओगे आप तो आराम से नहीं होता। अड़चने बहुत सिस्टम के साथ। सिस्टम जो है ना अपनी कंट्री डेवलप नहीं है, डेवलप की कगार पे है, लेकिन अभी बहुत कमियां हैं। अब जैसे अभी हाल अच्छा है कि यहाँ पे बिजली नहीं जाती, पानी की सिचुएशन अच्छी है, पहले बहुत ख़राब थी। और अभी हम लोग न्यूजीलैंड में हैं। अब वहाँ रहने के बाद अब कोई हमें कहे कि चलो जी इंडिया सेटल हो जाते हैं, तो मुझे लगता है हम लोग सेटल नहीं हो पाएंगे। तो न्यूजीलैंड में जब गए तो 2009 से लेके अब तक 16 साल मुझे वहाँ हो गए। लेकिन सऊदी के जो रिस्ट्रिक्शंस थे और न्यूजीलैंड एकदम ओपन सोसाइटी, एकदम ओपन, किसी भी तरह की कोई बंदिश नहीं वहाँ पर। और फिर हिंदुस्तान का जो 4.5-5 साल का जो स्ट्रगल वाला टाइम देखा, तो हिंदुस्तान में यदि आपका अच्छा हो जाता तो हो सकता था कि आप उस तरह से लेके चलते। तो फिर न्यूजीलैंड में जाने के बाद स्वाभाविक सी बात है कि वो सैलरी, पे स्केल और वो सब चीज़ें, सुविधाएं मिलती हैं वो। तो स्वाभाविक सी बात है कि देश में आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो कभी ऐसा लगा कि आप यदि कंपेयर करते हो कि 19 साल सऊदी के, 5 साल यहाँ के, और बाकी अब कितना 16 साल आपको न्यूजीलैंड में हो गए, यदि कंपेयर करें तो किस तरह से आप आंकेंगे तीनों कंट्रीज़ को? देखो अपना मुल्क होता है। आज भी हम लोग मिस करते हैं। जब इंडिया आते हैं तो हमें लगता है कि यही लाइफ है। लाइफ का जीने का जो असली मज़ा है वो इंडिया में नहीं। ओके। लेकिन आपको यहाँ पे वो सैलरी नहीं मिलती जो न्यूजीलैंड मिलती। ओके। जो फैसिलिटीज़ आपको न्यूजीलैंड मिलती है वो यहाँ नहीं मिलती है। और वहाँ आपको किसी से कोई डरने की ज़रूरत नहीं। जैसे कहते हैं ना कि जैसे आप कर्म करोगे वैसे आप पाओगे। तो अगर आप सीधे साधे रहते हो तो आपके वेल विशर भी वहाँ बनेंगे। ओके। और अगर आप टेढ़े आदमी हो, जैसे मान लो हर किसी से बहस करते हो, बात करने की तमीज़ नहीं है, तो आपको फिर वो कोई पूछेगा भी नहीं। अच्छा। लेकिन वहाँ पे अब जैसे न्यूजीलैंड में हम लोग मैं मिनिस्ट्री में हूँ। अभी जो कुछ भी लाइफ में अब है
मैं कह सकता हूँ कि न्यूजीलैंड की वजह से। अभी हम लोग वहाँ हैं, हमारा अपना घर है। तो वहाँ पर कुछ ऐसा न्यूसेंस नहीं होता किसी तरीके का, कोई गुंडागर्दी या कुछ ऐसे? नहीं, ऐसा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ही ये है न्यूजीलैंड में कि आप हर चोरी वक्त चकारी या कुछ? सेफ फील करते हो हर समय, अच्छा। दिन और रात। किसी भी तरह का कोई आपको कोई भय या किसी भी तरह की कोई किसी भी तरह का कुछ ऐसा नहीं आपको फेस करना पड़ता। अच्छा, आप हर जो समय मतलब बिल्कुल, डर कोई डर एक रहता है। जैसे इंडिया में है, हम लोग रहते हैं कि रात को ये गेट लॉक करके सोना है, ये कोई आ जाएगा रात में, चौकीदार भी आपको या घूम रहे हैं तो कोई खींच के ले जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पर, बिंदास, कुछ नहीं। तो आप लोग सेफ्टी और नेचर, ये कहाँ रहते हैं वहाँ पर आप? अभी न्यूजीलैंड में 2 आइलैंड हैं, एक नॉर्थ आइलैंड, एक साउथ आइलैंड। हाँ। तो हम नॉर्थ आइलैंड के बिल्कुल सेंटर में है। हमारे घर के करीब 65 किलोमीटर दूर एक बर्फ़ का पहाड़ है। ओके। तो स्की रिसोर्ट है वहाँ पे। हाँ। तो अभी फिलहाल पिछले साल बर्फ़ कम पड़ी थी, लेकिन उसको क्योंकि हमारा जो हॉस्पिटल है वो सबसे क्लोजेस्ट है वहाँ पे। ओके। जब वो स्की सीज़न होता है करीब 4 महीने का, तो स्की सीज़न में हमारे पेशेंट बहुत आते हैं। ओके। तो अलग रोज एक अलग चैलेंज है। नहीं, लेकिन बहुत क्या मतलब वो तो सऊदी जैसा तो नहीं होता होगा ना? नहीं, वैसा नहीं। यहाँ लेकिन क्या है कि वो जो स्की जो एक्सीडेंट्स हैं वो टिपिकल इंजरीज है कि नेक इंजरी है आपका, अच्छा। और कोई गिर गया। ओके। तो लेकिन जो नॉर्मल पेशेंट्स हॉस्पिटल में आते हैं वो डिफरेंट है। तो आप जहाँ रहते हैं क्या तमरो नहीं बोलते हैं उसको? वहाँ भी बर्फ पड़ती है? नहीं, वहाँ एक बार हुई थी बर्फ। अच्छा। एक ही बार देखा मैंने। माइनस में जाता है। लेकिन पूरे नॉर्थ एरिया में जितने भी हैं सबसे लो टेम्परेचर न्यूजीलैंड तमरनोई में, और पीक में जब समर में ये सबसे ज़्यादा होता है ना। तो टेम्परेचर का माइनस में भी जाता है या गर्मी भी होती है? बिल्कुल जाता है, माइनस में जाता और है। गर्मी भी होती है? गर्मी भी होती है। 33, 34 जाता है। 33, 30 तो हमारे यहाँ 33, 34 वहाँ का जो है ना, जब वहाँ रहने के बाद पूरे सीजन में 1 या 2 बार ये 50 में रह रहे हैं। अच्छा। सर, लेकिन हाँ अब यहाँ की 50 घरों में सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल में सुविधाएं हैं, तो फिर क्या कोई दिक्कत नहीं है। तो न्यूजीलैंड में कभी ऐसा फील हुआ आपको कि वो जो दूसरे देश से आने की हिकारत या जो ऐसे? नहीं, वहाँ कभी ऐसे नहीं, वहाँ बिल्कुल नहीं, वहाँ बिल्कुल नहीं। वहाँ काफ़ी वो लोग वेलकमिंग है, अच्छा, लविंग लोग हैं। हमारा पड़ोस काफ़ी अच्छा है। अच्छा। हालांकि उनको पता है कि इंडिया से हैं। हाँ। तो वहाँ पे कुछ नहीं, क्योंकि एक तो बात है कि आप मिनिस्ट्री में काम करते हैं। हाँ। सबका काम पड़ता है आपसे। हाँ। भाई जो पॉपुलेशन हमारे 7,000 की पॉपुलेशन है, टाउन वहाँ पे पॉपुलेशन कम है। अच्छा। 7,000 की पॉपुलेशन है। अभी वो धीरे घट रही है क्योंकि वो लोग मेजर सिटीज़ की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। तो वो जैसे अभी करीब रह गया 5,500। अच्छा। तो 5,500 की पॉपुलेशन है। आसपास में ये एक लौता हॉस्पिटल है 200 किलोमीटर के रेडियस में, ये अकेला हॉस्पिटल। लेकिन मैं बीच में रोक रहा हूँ कि मैं तो ये पहली बार सुन रहा हूँ कि किसी कस्बे में, शहर में, गांव में लोग कम हो रहे हैं। कभी तो ऐसा सुना नहीं, हमेशा ज़्यादा होते हैं। वहाँ ये कॉमन है। अच्छा। वजह उसकी एक है, सोचो आप, जैसे कि कोई न्यूली मैरिड मतलब कपल है, अब उसके बच्चा है, 1-2 बच्चे। जब तक बच्चे बेसिक एजुकेशन करेंगे आपका 5वीं 8वीं क्लास तक, तब तक तो वहाँ स्कूल जा सकते हैं। उसके बाद उसको, जैसे अब पढ़े लिखे हैं पेरेंट्स, वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा लाइफ में आगे जाए, तो वो चाहते हैं मेरे बच्चे की एजुकेशन अच्छी हो। और फिर क्या करते हैं कि वो नियरेस्ट टाउन में बोर्डिंग स्कूल में बच्चे को डाल देते हैं, या अपना खुद ट्रांसफ़र करा लेते हैं। अच्छा। फिर वो टाउन छोड़ देंगे। अब टाउन जब छोड़ेंगे तो वो 2 तो पेरेंट्स हो गए, 2 बच्चे, 4 बंदे गए, चले गए। और दूसरा कोई आता है, कई बार आया, कई बार नहीं आया। तो पॉपुलेशन धीरे धीरे इस तरह हर जगह कम हो रही है। छोटे टाउन में हम पॉपुलेशन कम डाउन ही जा रही है। मैं दीदी आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप चूँकि एक हाउस वाइफ के बतौर आपने अपना जीवन बिताया है, हालांकि मुझे पता है कि आप पेंटिंग करती थी और शायद बीएड भी किया था या शायद करने वाली थी, लेकिन 19 साल वहाँ पर सऊदी में बिताने के बाद और अभी 16 साल से न्यूजीलैंड में है, तो आपकी दिनचर्या क्या रहती है? आपका मतलब हिंदुस्तान में तो
ऐसा लगता है कि जो हाउसवाइफ होती है, घरेलू जो महिलाएं होती हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता बिल्कुल भी। तो आपकी दिनचर्या क्या होती है, या शुरू में क्या रहती थी, और अब जाके जैसे मैं बोलूँ कि आप न्यूजीलैंड गई थी तब 1 साल 2 साल 3 साल क्या थी, और अब 18-19 साल हो गए तब क्या, 16 साल हो गए तब क्या है? देखो, शुरू में जो सऊदी में गए थे हम लोग, तब उस समय बच्चे बहुत छोटे थे। तो बच्चे छोटे हैं तो आपके पास ये टाइम होता ही नहीं है बच्चों के लिए, स्कूल से लाना ले जाना, उनका होमवर्क, उनका ये वो सारा, वो टाइम निकल गया आराम से। जब बच्चे बड़े हुए तो हम लोग इधर आ गए, क्योंकि वहाँ पर इंडियन एम्बेसी के स्कूल नहीं थे। अच्छा। 5th क्लास के बाद थे तो दूसरे सिटी में थे, तो लेकिन जॉब की वजह से जा नहीं सकते थे, तो मैं और बच्चों के साथ इधर आ गई वापस। अच्छा। फिर इधर का अपना जैसे चलता रहा, इंडिया में जैसे होता है वो सब स्ट्रगल किया, और घर में भी ये वो सारा करके। लेकिन अभी जो स्थिति है न्यूजीलैंड में जाने के बाद, टाइम कहाँ कंज्यूम होता है पता ही नहीं चलता, क्योंकि कुछ अपने भी थोड़े से हॉबीज हैं, जैसे रीडिंग है ना, वॉचिंग टीवी है, या मैं गार्डनिंग बहुत करती हूँ। अच्छा। मेरे पास ज़मीन बहुत है, तो मैं फ्रूट्स के ट्रीज हैं और पूरा वेजिटेबल वगैरह लगाती हूँ। शाम का टाइम मेरा पूरा उधर ही जाता है। अच्छा। तो मेरे को कोई ऐसी समस्या नहीं है कि मैं अपना टाइम कैसे स्पेंड करती हूँ। नहीं, लेकिन वो तो एक सीजन में होगा ना, जब सीजन में होता था। सीजन ऑफ रहता है तो दूसरी तरीके की गार्डनिंग शुरू हो जाती है। अच्छा। है ना, वो भी चलता रहता है मेरा साथ साथ। और मैं पढ़ती बहुत हूँ, तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी समस्या है नहीं। तो अब अपने लिए जी रही हूँ मैं अभी तक, परिवार और बच्चे, और हाँ, अभी मैं अपने शौक और अपनी हॉबीज पूरी कर रही हूँ। तो हमारे जैसे हिंदुस्तान में बोलते हैं कि एक उम्र आती है तो फिर हम एक अध्यात्म की तरफ और ध्यान की तरफ, पूजा पाठ में ज़्यादा समय ये व्यतीत अच्छा करने सवाल लगते है हैं। कि ये भी एक चेंज आया है लाइफ में। तो अभी गार्डनिंग के साथ साथ मेरा ये भी रहता है कि अच्छा टाइम मैं अपना सुबह का टाइम मेनली उधर देती हूँ। मैंने अपना वहाँ पे बहुत अपने हिसाब से अपना बड़ा सा मंदिर बनाया हुआ है। अच्छा। और मैं वहाँ अध्यात्म की तरफ जाने की सब, जैसे मैं कर सकती हूँ वो मैं करती हूँ। जैसा मुझे बताया था आपने बातों बातों में कि गीता, भगवत गीता का कोई एक टाइम है आपके पास जो आप फैमिली के सभी मेंबर को बुला के वो एक श्लोक या एक पेज पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं, जैसे बच्चे अपनी जॉब पे जाते हैं और ये भी जॉब पे जाते हैं, तो उस टाइम हम 10 मिनट सब साथ में बैठ के, अच्छा, मैं 1 या 2 श्लोक उनको पढ़ के हम साथ में पढ़ते हैं, शेयर करते हैं। अच्छा। उसका भावार्थ समझते हैं और कोशिश करते हैं कि इसका कुछ तो फॉलो कर पाए। ओके। तो आपको 19 साल, 5 साल, 16 साल, कभी ऐसा लगा कभी कि आपको भी, या आपको तो शायद उतना ना लगा हो क्योंकि आप बच्चों के साथ ज़्यादा रहे हैं, लेकिन आपको कभी लगा कि बच्चों की वैसी परवरिश या कोई ऐसा गैप आपको लगा कि ऐसा बच्चों में कोई हमारे संस्कार, हमारे मूल्य, उसमें कोई हरास हुआ हो या कुछ? नहीं, जो बच्चों को जो वैल्यूज़ दी, इसमें कोई शक नहीं कि बच्चों को जो वैल्यूज़ जो आज बच्चों को मिली, बच्चों को बचपन से अब तक, जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं हुए, वो वाइफ से मिली। क्योंकि मैं साथ, क्योंकि मैं ड्यूटी पे भी जाता था, फिर काफ़ी टाइम बच्चों ने अपना बचपन है माँ के साथ यहाँ इंडिया में गुजारा। तो जो वैल्यूज़ बच्चों को जो एज ए माँ, इंडियन मदर जो देना चाहती थी, जो दे सकती थी, वो कुछ उन्होंने दिया है। आई एम क्वाइट हैप्पी कि जितनी वैल्यूज़ उनको मिलनी चाहिए थी, मेरे ख्याल से वो वैल्यूज़ में उन बच्चों में आती है। अच्छा। तो हाँ, जैसे कहते हैं ना कि जैसे जितनी रिलीजियस कुसुम है उतना बड़ा वाला तो है, छोटा वाला उतना नहीं है। अच्छा। वो अभी सीख रहा है, अभी वो धीरे धीरे सीख रहा है। अच्छा, बच्चा है। तो आप, जैसे कि हम अभी ऑफ द लाइन बात कर रहे थे कि आपका जो छोटा बेटा है, मैं देवडी बोलता हूँ उसको, वो पिज़्ज़ा शॉप चलाता है, जबकि उसने, मुझे याद है कि फोटोग्राफी का कोर्स किया और ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स किया था, और उसमें बहुत अच्छा सदा वो हाथ था उसका, जितना मैं देखा। क्रिएटिव टेक्नोलॉजी उसको कोर्स का नाम है, उसमें काफ़ी चीज़ें कवर होती हैं। तो वो जो मैंने उसका एक्सपर्टीज देखी उसके अंदर,
और अब वो पिज़्ज़ा शॉप चलाता है। तो ये क्या उसको सेटिस्फेक्शन मिला है इस चीज़ का? आप लोगों को सेटिस्फेक्शन मिला है इस चीज़ का? उसके पीछे कुछ रीज़न है उसके, क्योंकि ऐसे कह सकते हैं ज़िंदगी में कभी कभी कुछ चीज़ें आती हैं आपके सामने जो आप ना चाहते हुए आपको लेना पड़ता है। ओके। उसको जॉब नहीं मिल रही उस डिग्री के बेसिस पे, और कहा जाता था कि ये डिग्री के बेसिस पे आपको जॉब मिलेगी, ओके। या तो ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप में, अमेरिका में। हाँ। तो उसके लिए वो बहुत स्ट्रगल तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा। तो वो वेलिंगटन में कुछ टाइम रहा कि चलो मैं कोई जॉब मिलती है, लेकिन न्यूजीलैंड के अंदर जो फिल्म इंडस्ट्री है वो बहुत छोटी है। अच्छा। तो उस लाइन में उसको जब पता चला कि मेरे को जॉब नहीं मिलने वाली है, तो फिर वो वेलिंगटन छोड़ के आ गया फिर हमारे पास। ओके। तो वही तमरुनी में फिर आके वो सोचा कि चलो मैं कोई और जॉब करता हूँ। वो दूसरी जॉब ही फिर नहीं उसने इंडिया आने का भी प्लान किया कि मैं बाद में इंडिया, सोचा कि चलो वहाँ स्कोप है तो मैं वहाँ जा सकता हूँ। लेकिन फिर वही था क्वेश्चन कि यहाँ पेरेंट्स अकेले रह जाएंगे, इनका हेल्थ इशू है कुछ की कभी भी जरूरत पड़ती है। तो उसने एक तरह से सेक्रीफाइस किया हम लोगों के लिए। ओके। तो उसने सोचा कि अगर यहाँ ऑप्शन मेरे को मिलता है तो वहाँ जॉब तलाश किया, लेकिन जॉब मिल नहीं रही थी। अच्छा। फिर अचानक ही जो वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया। हम देखते थे फ्रस्ट्रेशन है, जॉब नहीं मिल रही है, तो जो मिल रही है वो भी आपको बहुत लो पेड है और सेटिस्फैक्टेड नहीं है। तो अचानक ही ये शॉप आई सेल पे। तो काफ़ी कट द स्टोरी शॉर्ट, तो वो फिर वो दिमाग में आया कि ये शॉप को लेना चाहिए। ओके। फिर वर्कआउट किया कि वो शॉप हम लोग खरीदने की स्थिति में आ गए। इसी शॉप पे वो आने से पहले कैजुअल जॉब करता था। अच्छा अच्छा। वो शॉप हम लोग खरीद पाए। ओके। जब खरीदने की लास्ट स्टेज पे थे तब जाके मन्नू को बताया कि बेटा ये शॉप चला सकता है तुम। तो उसको बिलीव नहीं हुआ कि ये शॉप खरीद रहे हो। मैं बोला तू चला सकता है तो हम आगे जाते हैं। हाँ। फिर उसके लिए भी लोन अप्लाई किया, फिर लोन मिल गया, फिर शॉप हमारी हुई। फिर मैंने उन्हें चलाना शुरू किया, मन्नू और ग्लोरिया दोनों ने। ये तो ऐसा नहीं हुआ जैसे कि लाठी लगने जैसा हुआ मन्नू को? कि मन्नू के लिए लाठी लगने वाली जो बात एक डेली बेसिस पे काम कर रहा है और एकदम से मालिक हो जाएगा और उसको पता है कि ये शॉप मेरे लिए खरीदी जा रही है। फिर मन्नू अच्छा, ये शॉप को साइन करने से पहले फिर से एक ट्विस्ट आता है। वो ये कि जिस दिन हम लोग का नेक्स्ट डे साइन होने वाली थी डील, उसके पहले दिन मैंने और मन्नू की वाइफ ग्लोरिया हमने सोचा कि हम भी जाके कुछ ट्रेनिंग लेते हैं, भाई हम ज्वाइन करेंगे तो हमें कुछ, तो हम दोनों वहाँ गए। तो उस दिन ओनर वहीं था, दुकान शॉप पे आया हुआ था। और मन्नू ऑलरेडी जॉब करता था वहाँ। तो जब क्लोजिंग टाइम होने वाला था उसी समय 3-4 लड़के नकाबपोश गन के साथ शॉप में आ गए। एक चाकू मशेटी बोलते हैं, चाकू लेके आया, और एक वो एयर गन वो लेके आया, वो कुसुम के ऊपर तान दी उसने आके। और उसने सबको हेड्स अप करके कि सिट डाउन, और सब हम लोग, मैं, ग्लोरिया और वो ओनर और मन्नू उस समय गया हुआ था डिलीवरी देने। अच्छा। मन्नू था नहीं शॉप पे। तो उसने गन पॉइंट पे ले लिया सबको, और जो भी कैश और वो सब था वो उसने समेटना शुरू किया और डाला, और वो निकल गया। एक्चुअली ज्यादा कैश होता नहीं, सब कुछ ऑनलाइन होता है। तो लेकिन फिर भी उसके पास जो भी मिला उसको $300-400 वो निकाल के ले गया। अच्छा। और फिर तो वही पुलिस और ये वो सब हुआ, फिर जो भी हुआ, फिर हम लोग उसमें आ गए कि साइन करें कि नहीं करें। ये खतरे वाला किया नहीं है, मतलब अभी तो कुछ किया नहीं है। और अभी क्योंकि हम इंडियंस को टारगेट करते हैं ऐसे, वो लोग वहाँ पे डेयरी शॉप में ऐसे वहाँ पे, तो अब हम क्या करें, लें कि नहीं लेंगे। 2-3 दिन इसी असमंजस में फाइनली ये डिसाइड किया कि लाइफ है, आप रुक नहीं सकते। रिस्क तो हर फील्ड में है, हर जगह है। फिर हमने साइन किया। फिर ये मैंने नेक्स्ट डे अपने कुलीग से बात की, वो उनके हस्बैंड पुलिस में हैं। तो मैंने उसको पता चल चुका था। वो मेरे को बोलती विजय तुम जाओगे शॉप के लिए? मैं बोला यार बच्चे की जॉब के लिए यार ज़रूरी है, यही जॉब है। तो बोलता तुम जाओगे कि नहीं जाओगे? मैंने उसको बोला तू बता, तू क्या कहती? बोला डिसीजन तुम्हारा है, मेरा नहीं है, तुम बताओ। मैंने कहा मैं जाऊँगा। बोला दिस इज़ द करेज, जाना चाहिए। मैं होती तुम्हारी तरह मैं भी जाती थी। फिर हम साइन किया तो वो उस आदमी को लगा था, ओनर को, कि ये लोग बैकआउट कर देंगे। ओके।
फिर हम लोगों ने वो साइन किया, फिर वो शॉप हमारी हुई। फिर मन्नू और ग्लोरिया ने काफ़ी मेहनत की। इस इंसिडेंट से ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कहा यार जैसे ये ले लो यार पैसे ये कम हुआ, करो। उसने बोला ये भी मेरे साथ ही होना था, वो भी डर गया एक्चुअली। वो डर गए, ये लोग नहीं ये खरीदेंगे। लोग अब ये कैंसिल हो फिर हमने जाएगी। बोला उसको कि हम ये खरीदेंगे, हाँ तो बोलता है करिए। तो बहुत सॉफ्ट हो गया हमारे प्रति। और काफ़ी उनका एक वहाँ वो सिस्टम है वहाँ पे कि जब खरीदता है कोई दुकान तो उसको A to Z शॉप के बारे में प्लस माइनस सबको बताना पड़ता है सब, कि भाई ये तो नए हैं, ये उसको रन कैसे करेंगे। तो उसने सारा हमें समझाया। अच्छा 15 दिन तक हम लोग जाते रहे, ग्लोरिया भी जाती रही, और फिर शॉप हमारी हुई। फिर मन्नू ग्लोरिया ने काफ़ी मेहनत की। वो शॉप में एक्चुअल में लॉस में जा रही थी। अच्छा फिर 2 साल के अंदर काफी मन्नू टाइम से ग्लोरिया ने मार्केट में उसको थी वो। फिर प्रॉफिटेबल कंडीशन में लाए, और उसके बाद वो शॉप पिछले 5.5 साल से ठीक ठाक चल रही है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आप दोनों ही पिक्चर के बहुत शौकीन हैं, तो वो जो गन रखी था आपको पिक्चर उस समय, तो खैर अभी तो मजाक की बात कर रहे हैं हम, लेकिन उस समय आपको ऐसे ना कि किसी फिल्म का सीन याद आ गया यार, ये क्या, हम तो पिक्चर में देखते थे। पिक्चर में देखते थे हमारे साथ ही हो रहा है ये। तो क्या घबराहट भी थी कि गोली मार देगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि पता था कि वो मारेंगे नहीं, वो सिर्फ डराने के लिए अच्छा, कर रहे हैं, ये उसके हमें आइडिया था। क्योंकि वो time बच्चे भी, diverted हमको ऐसा लग रहा था कि वो बच्चे भी छोटे ही हैं, हाँ। छोटी उम्र के बच्चे हैं, और ये कुछ नहीं करेंगे, डराने के लिए कर रहे हैं। अच्छा फिर भी हमने बोला तुम जो चाहिए ले जाओ, लेकिन किसी को हार्म मत करना। अच्छा तो वो ले गए, अपना बाय बाय करके चले गए। वो आइसक्रीम खाएंगे, ड्रग व्रग लेंगे, 2 टाइम उनका इतना ही था बस। फिर वहाँ पे जो पुलिस का जो केस बना, तो पुलिस ने फिर हमें, हमारे कोर्ट के भी चक्कर लगे, लेकिन वो पकड़े गए फिर। वो पकड़े गए थे चारों, पेपर में आया कि चारों पकड़े गए हैं। अच्छा वहाँ पे एक टर्म कहलाई जाती है रेस्टोरेटिव ऑफ जस्टिस। हाँ तो जो पकड़े जाते हैं, क्योंकि सब माइनर थे वो, तो पुलिस वालों ने हमसे बुला के पूछा कि आप क्या चाहते हो। तो फिर उम्र बताई, वो मैं पेपर प्रिंट करके दिया। हमारी कॉन्फ्रेंस कराई उनके साथ, मीटिंग कराई। वो एक मीटिंग कराई कि आप जरा बैठो, आप चाहते क्या हो, जरा एक बार बात कर लो। तो वो उनका एक वकील आता है, हमारा एक वकील आता है, पुलिस वाले हमारे साथ भी होते हैं, अच्छा, उनके साथ भी होते हैं। एक अलग ही तो वो सिस्टम वकील देते हैं या आपको करना पड़ता है? नहीं, वो वकील वो करते हैं। वो उनका वकील था, क्योंकि वो गलती उन्होंने करी। हमारा कोई वकील साथ नहीं, पुलिस वाले थे हमारे साथ, कहीं भिड़ ना जाए आपस में। तो फिर हम बैठे हुए थे। फिर नहीं तो वो उस समय भी नकाब पहने थे और नहीं पहने? नहीं, अच्छा, ओपन थे। फिर बताया ये वो है, ये वो है, ये वो है, अच्छा, इसकी उम्र इतनी है। फिर सारा एक्सप्लेन किया। उनके पेरेंट्स भी बैठे हुए थे। तो फिर मन्नू को जब बताया किसी ने, कि एक ने जो सबसे पहले वो गन लाया था निकाल के कुसुम के ऊपर रखी थी उसने, तो उसके बारे में बताया। तो मन्नू खड़ा हो गया उस समय। वो बोलता है 15 साल का लड़का था। वो बोला है बोला कि ये फादर भी है। तो मन्नू खड़ा हो गया। मन्नू बोलता है व्हाट 15 साल इसके का लड़का? बच्चा भी है क्या? फादर था, डैड है ये, 15 साल का बच्चा। डैड भी है 15 साल में। वो खुद बच्चा है, उसके लिए बच्चा है। हम लोग के लिए बहुत शॉकिंग था, शॉकिंग था, हमें नहीं पता चला, नई चीज पता चली है। खैर वो पुलिस वालों ने हमें बताया कि देखो, मैंने पूछा क्या होगा अब इसका, तो बोला 2 हैं कि या तो इनके ऊपर केस चलवाओ आप इनके ऊपर, या फिर इन्हें आप माफ करो, एक चांस दे दो इनको। तो मैंने फिर कुसुम से बात करी, मन्नू से बात करी, फिर गौरी से पूछा। तो हमने सोचा कि अभी अंडर एज हैं, अगर अभी से क्राइम का कोई टैग लग गया इनके ऊपर तो ये सारी फिर क्राइम की तरफ उनका खराब हो जाएगा। मैंने पूछा कि भाई हम लोग ये सोच रहे हैं, तो बोला आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि ये जो जनरेशन है क्राइम की तरफ मुड़ी, तो क्राइम किया है, अगर आप ये उसमें इसको आप माफ नहीं करोगे तो ये फिर वापस मुड़ के नहीं आ पाएंगे। तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। फिर हम लोगों ने उसको माफ कर दिया। फिर उनको कम्युनिटी सर्विस की एज ए पनिशमेंट मिला उनको 1 साल का। अच्छा, फिर उससे जो उन्होंने अर्न किया वो पुलिस वाले हमको देने आए। अच्छा, और हमने नहीं लिया, तो हमने कहा ये चैरिटी में डाल दो, बच्चे ने कमाया है, हम नहीं ले सकते। फिर वो चैरिटी में दे दिया। और मजे की बात है, उनमें से आज 2 लड़के आज पिज्जा डिलीवरी मंगाते हैं आज। अच्छा, ओके, तो वो कभी आया आपकी शॉप पर? हाँ। अच्छा, तो एक बच्चा, मैं एग्जांपल एक चीज ऐड करता हूँ, उसमें जो उनका बॉस था, ये पता नहीं मुझे बात इंटरव्यू में बोलनी चाहिए कि नहीं, बट लेकिन हुआ था, मेरे को फीलिंग है उसकी, तो मैं सोचता हूँ ये बात जरूर बताऊँ। मैं एक्सरे में काम करता हूँ, तो एक बार का वाकया है कि एक मदर आई, उसके साथ 4 बच्चे थे। अच्छा, तो वो जैसे ही आए,
मैं अकेला था डिपार्टमेंट, हमारे साथ रिसेप्शनिस्ट थी। मैं कुछ आवाज़ सुनी पीछे कॉरिडोर में, कोई पेज फाड़ रहा है मैगजीन के। अच्छा। तो पेशेंट्स के लिए मैगजीन रखी रहती भी, आके पढ़ लो वेटिंग टाइम। तो मैं बाहर निकल के देखा तो वो चारों बच्चे जो है पेज फाड़े, एक मेज के नीचे है, एक उधर है, वो चारों है ना मैगजीन के पेज फाड़ने लगे। तो मैं जोर से बोला इंग्लिश में, क्या हो रहा है? तो वो बच्चों ने कभी डांटे खाई, तो चौंक के मेरे को देखने लगे हो। तो रिसेप्शनिस्ट आवाज़ देके बोला, विजय विजय। मैंने कहा क्या है? तो जोर से आवाज़ लगा, विजय कम है। अंदर गया, मेरे को बोला उसने, विजय बिल्कुल नहीं बोला। क्यों नहीं बोलना? मैगजीन पढ़। तो बोले एक लफ्ज़ नहीं बोलना। अच्छा। तो फिर बताया क्यों? बोला एक्सरे कर दो, बाद में बताऊँगा। एक्सरे किया मैंने, उसके बाद में वो चले गए। तो रिसेप्शनिस्ट फिर मुझे जो बात बताई वो मेरे लिए बिल्कुल अजीब बात थी। वो बोलता है ये जो चार है ना, ये चारों के फादर अलग अलग हैं और फिफ्थ इसके अंदर पेट में है। मुझे समझ नहीं आया मैं कहाँ बैठा हूँ मैं। तो वो एक बात बताई उसने मुझे। उसके बाद जो उसका जो बड़ा लड़का था, वही था वो जो मदर है ना, अच्छा। मदर को मैंने वहाँ बैठे देखा, जो वो मीटिंग हो रही थी ना। हाँ, उसमें देखो। तो जो बड़ा लड़का था उसका, वो था बचपन में जो वो किताब बचपन में पढ़ रहा था किताब। वो 4 साल उम्र थी उसकी। जिसको डांटा नहीं गया, वो रोका नहीं गया। वो वहाँ था 15 साल का। अच्छा। तो तब मुझे, अब मैं वहाँ तो नहीं बोला ये बात, लेकिन मैं बाद में आके मैंने बोला अगर मैंने उस दिन कान खींच दिए होते इसके, तो शायद तो ये सब नहीं बनता करता था। लेकिन वहाँ नहीं कर सकते आप, बच्चों को वहाँ डांट के नहीं टाइम में सकते। तो आप नहीं कर सकते ऐसे। लेकिन क्या है कि बच्चों को डांटते नहीं है। कोई भी कुछ कर रहा है, जो भी कर रहा है वो ठीक है। तो बाद में वो बिल्कुल क्रिमिनल बनने की कगार पे था लड़का, क्योंकि बचपन में उसको किसी ने डांटा नहीं। तो मुझे लगता है कि हमारे इंडिया में जो बच्चों को डांट देते हैं ना, वो बहुत अच्छा करते हैं। वहाँ कल्चर में नहीं वहाँ कि कल्चर में बच्चों को बच्चों को कंट्रोल हाथ करो उठाना नहीं। या बच्चों को डांटो, बच्चों पे हाथ उठाओ, नहीं कर सकते आप, अलाउ नहीं है। अच्छा। तो आप मुझे बताइए कि आप गार्डनिंग में सबसे अच्छा क्या उगा रही हैं अभी? अभी इस बार तो मैं पोटैटो लगा के आई हूँ पूरा। अच्छा 40 किलो तक निकलना चाहिए। अच्छा। फिर उसके बाद फ्रूट है सारे मेरे पास, बहुत सारे फ्रूट्स। अच्छा। गिनाऊं? हाँ गिनाइए। मेरे पास एप्पल के 3 पेड़ हैं, ऑरेंज के 4 हैं, अच्छा। ग्रेप्स के 4 हैं, हाँ। और क्या है वो, पियर्स के हैं। एक पियर्स का है बहुत बड़ा, और नेक्ट्रिन है ना, लेमन है, और 2 क्या कीवी होती है? कीवी, और क्या है, कीवी नहीं लगा। कीवी में डिफरेंट तरीका होता है उसका। अच्छा। और क्या है, अमरूद नहीं, वो अभी फ्रूट नहीं दे रहा। अच्छा। लगाए हैं 2 पेड़। फ्लावर्स? फ्लावर्स तो बहुत है। मेरे को गुलाब बहुत पसंद है, तो पूरी सारे कलर्स हैं मेरे पास फ्लावर्स के। अभी हम लोगों के लिए एक बड़ी हेडेक पता है क्या है जाने के बाद? एक तो मेरी नॉन स्टॉप 5 हफ्ते ऑन कॉल है। दूसरी हेडेक क्या है कि अभी जो फ्रूटिंग है ना, वो बिल्कुल पीक पे है, उन्हें उतारना है। अब उसको उतार के फिर स्टोर करना है। और सोचो कि वो ये सारे फल अगर निकल आएंगे, बिल्कुल तैयार होंगे जब हम पहुंचेंगे वहाँ पे, अब इनको कैसे डिस्पोज ऑफ करेंगे, कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, बहुत बड़ी। नहीं तो ये तो आप तो 2 ही खाने वाले बच्चे, तो मुझे पक्का बता नहीं खाते होंगे। बांटे जाते हैं। नहीं, वो अधिकतर हम लोग जो फ्रूट को आप प्रिजर्व नहीं कर सकते, वो सबको बांट दे जाते हैं वहाँ पे। ये बांटते किसको? उनके भी तो होते होंगे पड़ोसी नहीं, जैसे कुछ है वो ले लेते हैं। अच्छा। नहीं, क्या करते हैं कि आप पूरा कार्टून भर के हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे रख दिए, अच्छा। तो दुकान पे रख दिए, तो कस्टमर्स आते हैं, ले जाते हैं। और इवन यहाँ पे रोड साइड में भी रखे जाते हैं फ्रूट। अच्छा। तो अब चलते फिरते राहगीर ले जाते हैं। हमारे यहाँ जैसे हॉस्पिटल में एक बड़ा अच्छा है कि जिसके घर में सब्जी ज़्यादा हुई, तो अब जैसे हम लोग हैं इंडिया के, हम लोगों की जो चीज़ें जो वहाँ नहीं मिलती हैं, जैसे हरी मिर्ची है, आपको हैरानी होगी कि 4 हरी मिर्ची इतनी बड़ी बड़ी साइज़ की, एक बड़े आराम से एक थर्मोकोल नीचे ऊपर 4 मिर्ची लगी हुई है। अच्छा। उसके ऊपर एक वो क्लिंग फिल्म लगी है। पैकिंग बहुत शानदार है। पैकिंग शानदार है। आपको हैरानी होगी, वो एक मिर्च $1 की है। 50 रुपए की? 50 रुपए की। 200 रुपये 250 रुपए की 5 मिर्च हैं। वो मिर्च हमें मार्केट में मिलती है। वो मिर्ची हमारे घर में थोक के भाव से पैदा होती है। अब वो मिर्ची का मैं एक बार वो थैली ले जाके मैंने वहाँ हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर रख दी।
अब मुझे हैरानी हुई कि मुझे लगा कोई नहीं खाएगा, अरे वो शाम तक साफ हो गई मिर्ची। अच्छा वो मिर्ची वो लोग लगाते नहीं है, पहली बात तो उनको ये नहीं पता कौन सी तेज है कौन सी कम है। अच्छा और दूसरा और जो चीज़ें होती हैं वो हॉस्पिटल के उसमें आके रख दिया, शाम तक ले जाते हैं लोग, अच्छा पेशेंट नहीं, स्टाफ आपस में। ओके। तो ऐसे डिस्पोजल होता है, कई बार घर के बाहर आप वहाँ रख दिया, तो वहाँ सिस्टम ऐसे ही चलता है। मुझे एक बात बताइए, इतनी देर से हम बात कर रहे हैं, जो मैं बात करते करते मैं समझ पा रहा हूँ, निकाल पा रहा हूँ, या जो छोटी सिस्टर है सुधा, ये आप लोग वहाँ बंगले खरीद लेते हो, वहाँ पर दुकान शॉप खरीद लेते हो, यहाँ पर तो मतलब ज़िंदगी गुजर जाती है करने के लिए, उसकी क्या वजह मानते हैं आप? एक तो ये है कि वहाँ पे जो कह सकते हो आप अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे बहुत मिलती हैं लोगों को, सही टाइम होना चाहिए उसके लिए। अच्छा। अब हम लोगों की रिक्वायरमेंट थी, अब मन्नू के लिए जॉब का था, नहीं मिल रही थी जॉब, तो ये अचानक ही निकल के आया, आपने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और आप दुकान खरीद पाए। फिर वो दुकान प्रॉपर्टी जो है उसकी जो बिल्डिंग है वो मकान मालिक बेचने को था, अच्छा। जो शॉप का ओनर है, तो अब उसने बोला मैं इसको मार्केट में डालूंगा, मेरे को बेचना है, तो मैं उसने ऑफ़र किया प्राइस, मुझे लगा प्राइस ज़्यादा है, तो जैसे ही मैंने उसको बोला ये प्राइस ज़्यादा है, कुछ बार्गेनिंग में कुछ कम करो इसको, तो उसने बोला नहीं मैं इसको कम नहीं करूँगा, मैं इसको मार्केट में डालूंगा, मुझे जो बेस्ट देगा मैं उसको बेचूंगा। तो मुझे लगा ये मार्केट में गया तो हमारे हाथ से गई, तो जो उसने मांगा था मैं उसको फिर दिया, तो शॉप हमारी हो गई। अच्छा। तो फिर उसमें मेहनत भी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मन्नू ग्लोरी अगर मेहनत ना करते तो आज ये शॉप इस लेवल पे नहीं होती थी। नहीं क्या लेने की वजह ये भी है कि जैसे मुझे पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है इंडिया के नहीं वो हाँ, जैसे घर लेना है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, तो उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है और लोन इजीली मिल जाता है। अपने सिस्टम, वही बात है कि सिस्टम बहुत सपोर्टिव है, अच्छा है ना। अपने को इंडिया में क्या है कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपने को, और लेन देन बहुत है इंडिया में, इधर इधर ये वो सारा। वहाँ सब क्लीन है, सब आप कैपेबल हो। तो वहाँ पर भी रजिस्ट्री वगैरह होती जैसे यहाँ होती है? रजिस्ट्री नहीं होती है उसमें, सिंपल आपके नाम हो जाते हैं, नाम हो जाती है रजिस्ट्री रजिस्ट्री। का चक्कर नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा खर्चा रजिस्ट्री फालतू का खर्चे खर्चा नहीं है। आपको वकील की फीस देनी पड़ती है, हाँ और जैसे हमने घर खरीदा तो उसके लिए बिल्डिंग रिपोर्ट होती है, तो बिल्डिंग में बिल्डर आपको रिपोर्ट देता है। अच्छा बिल्डर अपने चार्ज लेता है, अच्छा करीब $1000 लेता है। फिर वो प्लम्बिंग की रिपोर्ट होती है कि आप पाइप वगैरह ठीक है, कोई लीक तो नहीं कर रहा ओके। है। तो 2-3 रिपोर्ट होती हैं जो आपको लेनी पड़ती है। उसका पेमेंट हम लोग लकी थे कि हम लोगों के लिए हमारे सर्कल में लोग थे, हमने उसको जरा सा जिक्र किया था, वो अपने आप ही लोगों को ले आया था, अच्छा हमें कुछ नहीं देना पड़ा था। ओके। और वो ये ना कि आप लोन आपको मिलने की स्थिति है। नहीं तो क्या जैसे हमारे यहाँ तो क्या होता है कि सपोज कीजिए कि करोड़ का मकान है तो कम से कम 20 लाख तो अपनी होनी चाहिए, तो वैसा भी है कुछ वहाँ माने है में? ऐसा तो अभी डिपॉजिट डिपॉजिट देना पड़ता है। रूल। अभी तो कितना बीच में तो 40% कर दिया था उन्होंने, 20%। अभी 20%। अभी क्या स्टैंडर्ड कर दिया क्योंकि मकानों की शॉर्टेज है, अच्छा तो कह रहे हैं डिपॉजिट 20% अगर नहीं है तो आप लोन नहीं मिलेगा। ओके। हमारे पास लोन नहीं था तो उसने पूछा कि आपका प्रोविडेंट फंड कटता है क्या? मैंने बोला हाँ कटता है। तो बोले ठीक है देख लो अगर वो मिल जाए तो। अच्छा लेकिन जो लोन मिला था वो 0% का मिला था। 0% का अगर लोन मिलेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। अगर आप 20% डिपॉजिट दिखाओगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एडवर्टाइज किया हुआ है वही मिलेगा आपको। अब ऐसा नहीं कि लोन हर कोई अप्लाई करेगा उसको मिल जाएगा। जैसे मन्नू भी अप्लाई करेगा तो मन्नू को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो देखते हैं कि आपकी बैंक स्टेटमेंट क्या है, आपकी सेविंग कितनी है और आपको सैलरी रेगुलर कितनी मिल रही है। ओके। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई जाके अप्लाई करेगा लोन मिल जाएगा, ऐसे नहीं है। कंडीशंस है, वो कंडीशंस है, वो बैंक देखता है अपना उसकी स्टैंडिंग क्या है, स्टेटमेंट क्या कहती है, वेदर ही हैज गॉट रेगुलर इनकम। ओके। रेगुलर इनकम है तो दे देगी बैंक, नहीं तो उसके पैसे डूब जाएंगे फिर। ऐसा नहीं कि वो मॉर्टगेज बोलते हैं जैसे, तो मॉर्टगेज सेल भी होती हैं। अच्छा। किसी ने लोन लिया नहीं दे और बाद में वो दे नहीं पाया, उसकी जॉब छूट गई या कुछ हुआ, हाँ तो वो फिर नहीं दे पाएगा तो बैंक उसको टेक ओवर कर लेता है, फिर वो मॉर्टगेज सेल में मकान बिकता है। तो अभी जैसे आप लोग जैसे 16 साल से हैं तो आपको न्यूजीलैंड की बहुत सारी चीज़ें ऐसे पता होंगी कि हिंदुस्तान से कंपेयर करें तो न्यूजीलैंड में ऐसा क्या है कि वो इतना प्रॉस्पर है या इतना
रिच है, या क्या वजह मानते हैं आप उसको? लोग कम है, जगह ज़्यादा है? लोग कम है, जगह ज़्यादा है। और असल में क्या है कि न्यूजीलैंड भी अपनी जो कैपेबिलिटीज की जो फुल पोटेंशियल जो है ना उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। अच्छा, ड्रॉबैक्स है हर कंट्री में। इंडिया में अपनी ड्रॉबैक है, न्यूजीलैंड में अपनी ड्रॉबैक है। क्या कहो? ड्रॉबैक इन द सेंस, फॉर एग्जांपल लाइक अब कुछ पॉलिसीज हैं अच्छा, जो सब लोगों की ओपिनियन अलग अलग है। कुछ कहते हैं वो ये इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। वो एक काफ़ी डिस्कशन वाली बात है। तो क्या ऐसा है कि जो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं और आप जो लोग जैसे प्रदेश में रह रहे हैं, उन पर पॉलिसी का कुछ अलग अलग नियम वो कानून? सब नियम सबके लिए यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वहाँ पे जो हमें लगता है ओके, कि पॉलिसी जो एक उस आदमी के लिए वही हमारे लिए है। अच्छा, अगर आप उसको अवेल कर सकते हो तो आपको मिलेगी, आप अवेल के लिए वो एलिजिबल नहीं है तो आपको नहीं मिलेगी। हाँ, कंट्री महंगी बहुत है, अच्छा। सब सामान बहुत महंगा है, लेकिन आपको सैलरी भी उसी अकॉर्डिंग मिलती है तो आप इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। तो वहाँ पर न्यूजीलैंड में सबसे कौन सा ऐसा काम है जो सबसे ज़्यादा अर्निंग देता है वहाँ लोगों को? डेयरी है, फार्मिंग है। अच्छा, डेयरी फार्मिंग जो है वो सबसे ज़्यादा अर्निंग देता है उसको, सबसे ज़्यादा रिच है वो लोग उधर एक्चुअली, क्योंकि वो एक्सपोर्ट में काफ़ी देता है। क्योंकि देखो दूसरी पॉलिसीज भी हैं, फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में नहीं, अभी शुरू हुई है बीच में। हाँ, अब बाहर ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे वर्क एंड इनकम डिपार्टमेंट है, वो अनएम्प्लॉयड लोगों को बेनिफिट के पैसे देता है। और भी है जैसे फॉर एग्जांपल लाइक पेरेंटल लीव है। बहुत सारी पॉलिसी, सोशल जो पॉलिसीज हैं उसमें बहुत लोगों को पैसे दिए जाते हैं। अच्छा, क्यों वो इसलिए दे पाते हैं कि वो कंट्री रिच है। और एक यूरोपियन कंट्रीज में एक अंडरलाइन एक सिस्टम है कि जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनकी मदद की है। तो जहाँ आप लोग रहते हैं वहाँ भी भूकंप आते हैं? यस, कभी ऐसा एकदम सीरियस जैसा अभी कहाँ आया था पिछले दिनों, वो जो टीम कुछ न्यूजीलैंड की टीम के भी कुछ खिलाड़ियों के मकान या परिवार में कुछ? अच्छा, तो वहाँ पे एक बना हुआ है कि आपने सुना होगा जापान के अंदर भूकंप होता था। हाँ, है ना? तो वहाँ पे स्कूल के करिकुलम में एक चीज़ शामिल है कि भूकंप से बचने के लिए वो आपको बताया जाता है कि टेबल के नीचे झुक के बैठना है। अच्छा, तो एक ड्रिल कराई जाती है वहाँ पे, ओके, टाइम टू टाइम बच्चों में ड्रिल कराई। तो वो उनके यहाँ मौजूद है कि हाँ ये भूकंप कभी आएगा, ऐसे अगर अलार्म बजेगा तो आपको करना क्या है। अच्छा, तो वहाँ न्यूजीलैंड में भी ऐसी है। अच्छा, जैसे आग से बचने के लिए फायर ड्रिल है, तो फायर ड्रिल वहाँ पे हर 15 दिन में होती रहती है। अच्छा, और वो पूरे जितने भी हॉस्पिटल में स्टाफ है वो ये इसके लिए चेक करते हैं कि आपकी सारी चीज़ें काम कर रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक पानी स्प्रे होता है, अच्छा, और कहाँ इकट्ठा होना है अगर कोई फायर की स्थिति है, पेशेंट्स को कैसे आपको इकट्ठा, तो ये सब प्रोटोकॉल में वहाँ पे शामिल। तो भूकंप तो आते हैं वहाँ पे, इसीलिए वही पॉलिसीज लगी हुई है। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती है वहाँ पर वो भूकंप के अगेंस्ट में इंश्योरेंस होता है? ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ अभी एक भूकंप आया था ना पहले क्राइस्टचर्च में, हाँ, तो उससे पहले जो था प्रोटोकॉल था लेकिन सख्ती से लागू नहीं थे। अभी उन्होंने सख्ती से लागू बोला कि आपको 15 साल के अंदर अपनी बिल्डिंग्स को अर्थक्वेक प्रोन जैसे प्रूफ बनाना है। अच्छा, लेकिन जो पुराने स्टाइल से बिल्डिंग बनी हुई है उनकी जो नींव है जैसे, तो अर्थक्वेक प्रूफ बनाने के लिए उस बिल्डिंग की, अगर मान लो बिल्डिंग को पूरी गिरा देंगे और फिर नए तरीके से बनाएंगे तो वो बेनिफिशियल है। अच्छा, तो गवर्नमेंट ने 15 साल की परमिशन दी है, वो परमिशन हर साल बढ़ाती जा रही है क्योंकि वो हर आदमी नहीं कर सकता। और जो न्यूजीलैंड के जो स्थानीय लोग हैं क्या बोलते हैं उनको, जो कीवी और माओरी, माओरी और कीवी, तो लेकिन वहाँ माओरीज जो हैं उनका क्या कैसे मानते हैं आप उनको? नहीं, अदरवाइज वो लोग अच्छे हैं। अच्छा, क्योंकि वो नेटिव लोग हैं, लोग अच्छे हैं। बस ये है कि उनका एजुकेशन जो लेवल है वो, जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग जो आगे आ नहीं पाए, वो आगे आ नहीं पाए। अब जैसे छोटी सिटीज़ हैं
वही है ना कि आप जैसे फॉर एग्जांपल हम पेरेंट्स हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे पढ़े लिखे, उनके पेरेंट्स भी चाहते हैं, लेकिन फिर क्या है कि वो एक सोशल फैब्रिक है ना, वो ब्रोकन फैब्रिक जिसको बोलते हैं, उस वजह से क्या होता है कि बच्चे वो पढ़ नहीं पाते। अब पढ़ नहीं पाएंगे तो फिर उसमें किसी और लाइन में चले जाएंगे। तो जितना वो पेरेंट्स की उम्मीद थी कि मेरे बच्चे ये पढ़ पाए, जैसे इंडियन पेरेंट्स में एक अलग चीज़ है कि वो पेरेंट्स सेक्रीफाइस बहुत करते हैं। अच्छा। वहाँ पे पेरेंट्स उतना सेक्रीफाइस मुझे लगता है शायद वो नहीं करते, इसी वजह से बच्चे वो ज़्यादा आ नहीं पाते। एजुकेशन के गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करती है कि बच्चे पढ़ें लिखें, सब फ्री है, सब फ्री है। अच्छा। पढ़े लिखें और आगे जाएं। ओके। लेकिन वही है ना कि पेरेंट्स के ऊपर होता है कि वो कौन पेरेंट्स डेडिकेटेड हैं कौन नहीं है। अदरवाइज वो लोग भी वैसे ही हैं, माओरी है उसमें, कीवी में कोई तो लेकिन जो कीवी है वो भी वहीं के न्यूजीलैंड की है। हाँ, तो दो मेनली हैं, एक माओरीज हैं, एक पाकिया बोलते हैं उसको। कीवी गोरे होते हैं ना। हाँ, कीवी गोरे। अच्छा। कीवी एज ए टर्म देखा जाए तो कीवी सबके लिए लागू होती है, अच्छा। हमारे लिए भी लागू होती है। अच्छा। कीवी मीन्स यू आर ए न्यूजीलैंडर। लेकिन जो माओरी एक वो जैसे कि ओरिजिनल जो लोग हैं, और पाकिया मीन्स दोज हु आर सेटलर्स फ्रॉम यूरोप। अच्छा। जैसे स्कॉटलैंड से आए थे, कोई 150 साल पहले आया, ब्रिटिश से आए और ब्रिटेन से आया, स्कॉटलैंड, जर्मनी से आया, उनको पाकिया बोलते हैं। तो पाकिया और माओरी ये दो लोकल हैं। वहाँ का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है न्यूजीलैंड का? रग्बी। रग्बी। हाँ। रग्बी हमें समझ में नहीं आती। हाँ, आप लोग हिंदुस्तान की तरह क्रिकेट वाले हैं हम लोग। तो तब क्या होता है जब इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच होता है? हाँ, ये बड़ा एक डिफिकल्ट क्योंकि ये सवाल मेरे से बहुत मेरे घर में देख रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन कभी हेडिंग ले जा रहे हैं कहीं नहीं, जा रहे वो जिसको क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं भी होता वो भी हमसे पूछता है ये बात। तो ये जवाब, इस सवाल का जवाब बड़ा टैक्टफुली देना पड़ता है। और पहले तो देखना है कि वो पूछ कौन रहा है। अगर जो मेरा कुलीग पूछ रही है तो मैं इसको बोलता हूँ, मैं तो इंडियन टीम को सपोर्ट करूंगा। लेकिन अगर पता है कि वो जान पहचान का नहीं है तो उसके सामने थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना पड़ता है। भाई जो अच्छी टीम है वो जीतेगी, जो अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। तो नहीं, वो पूछते हैं नहीं फिर भी तुम किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो। भाई देखो, ऐसा है कि मैं ओरिजिनल इंडिया से हूँ तो मैं इंडियन टीम को भी सपोर्ट करूँगा, लेकिन क्योंकि मैं न्यूजीलैंडर भी हूँ तो मुझे न्यूजीलैंड टीम को भी सपोर्ट करना चाहिए। वो पूछते क्या करते हो क्या? मैंने कहा अगर जीत रही है तो मैं न्यूजीलैंड टीम को सपोर्ट करूँगा, अगर हार रही है तो भाई ऐसे जवाब देना पड़ता है और कोई रास्ता नहीं बचता। हम तो बोल देते हैं जो जीत रहा है उसके साथ है। आप लोग मैच देखने जाते हैं? वर्ल्ड कप का मैच देखने गए थे। तो वहाँ पर तो बड़ा फ्रीनेस है, मैं देखता हूँ लोग घास पे बैठे हुए बीयर पी रहे हैं और बिल्कुल गए थे। हम भी घास पे ही बैठे थे, हम अभी घास पे बैठे थे, सीखने में थे। मैट ले गए थे, मैट पे बैठे थे। तो बहुत छोटा ग्राउंड है। हाँ। और सामने देखा था अश्विन सामने खड़ा है जैसे, अच्छा। और छोटे छोटे बैट के ऊपर साइन कर रहा है बच्चों को। अच्छा। और एक धवल कुलकर्णी था शायद, एक फास्ट बॉलर, उसको मैंने पास है, मैं पानी लेने गया था तो पानी लेने जा रहा था साथ में। अच्छा। मैं उसको पहचानता नहीं था। अच्छा। बाद में आके जब मैंने गूगल में देखा तो मुझे पता चला वो धवल कुलकर्णी 12th मैन था वो। अच्छा। तो क्वार्टर फाइनल एक वर्ल्ड कप का देखा था हैमिल्टन में। ओके। एक क्वार्टर फाइनल हमने वेलिंगटन में जाके सुधा की फैमिली सब साथ में सब साथ में मैच देखा था। ओके। देखे तो मैच कई देखे। तो चलो सऊदी तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन न्यूजीलैंड में भी जाके आप लोग बदले नहीं, मतलब कोई बियर या वाइन या कुछ ऐसे? असल में है कि हम बदलना नहीं चाहते। नहीं बदल सकते, जड़ें बहुत मजबूत है। मैं 51 में गया, कुसुम गई 49 में गई। अच्छा। तो जो आप इतने पके हुए गए हो तो इतनी जल्दी चेंज नहीं हो सकते। हाँ, न्यू जनरेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक हमारे सिस्टर ला है, उनकी बच्चियाँ हैं, एक बड़ी है एक छोटी है। तो अब वो छोटी वाली है, जब यहाँ आई, जब वो किसी कीवी के साथ बात करती है उसकी एक्सेंट बिल्कुल कीवी है। जब हमसे बात करती है तो उसकी इंडियन उसका वो है, जो एक्सेंट है वो इंडियन इंग्लिश।
और मन्नू और ग्लोरी हैं, वो उनसे बड़े हैं। हाँ मन्नू की एक्सेंट कभी कीवी की नहीं होगी, अच्छा। कीवी एक्सेंट नहीं होगा उसका, Okay. बिल्कुल ठेठ इंडियन एक्सेंट है इंडियन उसका। ग्लोरी का भी वैसे ही है। अच्छा तो किस उम्र में आप जा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से एक्सेंट पकड़ोगे। छोटे बच्चे जाते हैं तो बहुत जल्दी एक्सेंट पकड़ लेते हैं। जैसे वो चेंज भी होते हैं जैसे वहाँ का ही। आपके बड़े बेटे के सन्नी के दोनों हाँ, बच्चों वो का दोनों। तो मतलब सनी का बड़े बेटे का है, उसका एक्सेंट आयरिश नहीं है, हाँ वो बिल्कुल इंडियन एक्सेंट में इंग्लिश बोलता है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा जो अभी बोलता है तुमने पकड़ा होगा उसको। वो ये इन कि लोगों की किस- इंग्लिश समझना तो मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है दोनों की। ये दोनों हमारे लिए बच्चों मुश्किल की, था, हमारे लिए मुश्किल था हम जब गए थे। हाँ अच्छा, अपने इंटरव्यू के लिए हम अब क्लोजिंग की तरफ चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं जब न्यूजीलैंड गया था तो मुझे जो सुधा के हस्बैंड थॉमस जी, उन्होंने एक बिल्डिंग दिखाई थी और बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग थी और मुझे बताया था कि ये इसमें सारे वो रहते हैं, ओल्ड एज होम है ये और यहाँ पर रहते हैं लोग। तो और जिस तरह से बिल्डिंग लग रही थी और जिस तरह से उन्होंने बताया था, मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा रहन सहन और वैसे रहा होगा। तो उसकी देख रेख कौन करता है, वो कौन पैसा देता है उन लोगों को? उसका ओल्ड एज होम का जो है वो क्योंकि हमारे उधर टाउन में भी एक दो रेस्ट होम थे। रेस्ट होम एक तो है रेस्ट होम जो एक प्राइवेट प्लेयर है, वो उसको चला रहा है, सरकार नहीं चलाती है। तो वहाँ एक सिस्टम और है, फॉर एग्जांपल जैसे हम दोनों हैं, मैं 67 हूँ, ये मेरे से कुछ 3 साल छोटी है। तो अब अगर मान लो हमारा वहाँ पे कोई ना होता तो एक एज ऐसी भी आती कि जब हम अपने कुछ काम नहीं कर पाते। अब एज ए इंडियन में और बाकी लोगों में फ़र्क ये है कि अब हमारे साथ मन्नू है, अब हम लोग अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, लेकिन भगवान अगर आगे कुछ अगर कोई बात अगर होती है तो अगर मुझे ऐसा कोई बीमारी लग जाए कि मैं बिस्तर पे ही सब कुछ करने लगूं, फिर भी कुसुम और मन्नू नहीं चाहेंगे कि इनको हम रेस्ट होम में डालें। राइट। वहाँ ऐसा नहीं है। अच्छा। वहाँ जहाँ देखा कि मैं इसकी देखभाल नहीं कर सकता हूँ, उठाया उसको रेस्ट होम में डाल दिया। अच्छा। तो वो डालने का मतलब ये होता है कि वो बेसिक अगर खर्चा है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, यानी कि नर्स की सारे टाइम ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए सरकार पैसे देती है। अच्छा। एक लिमिट है, एक इतना लिमिट है कि इतना देगी। ओके। उसके बाद का जो खर्चा है वो आपको देना पड़ेगा। हमें ऐसा बताया कि 65 साल की उम्र के बाद पेंशन वो मिलती है वहाँ पर, पेंशन या जैसे कुछ हर एक बुजुर्ग को, तो वो उनको भी तो मिलती होगी ना? उनको मिलती है। अब ऐसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ इसको रेस्ट होम के बारे में। हाँ। एक तो रेस्ट होम वो प्राइवेट प्लेयर चलाते हैं, उसको उनको सरकार से फंडिंग मिलती है। एक तो रेस्ट होम में जो प्राइवेट प्लेयर चलाते हैं वो फाइनेंशियल है, वो फाइनेंशियल रीजन के लिए उन्होंने शुरू किया है, उसमें पैसे भी कमाते हैं। और एक है जो एक रेंटेड प्रॉपर्टी, रेंटेड प्रॉपर्टी में हम दोनों को जाने का मौका मिला एक बार। ओके। वहाँ देख के जो आंखें खुली हम लोगों की, तो मन्नू छोटा वाला वेलिंगटन में उसको हॉस्टल में डालना था, तो अकोमोडेशन ढूंढ रहे थे हम उसको। अकोमोडेशन ढूंढने के लिए हम लोग एक रियल एस्टेट एजेंट था, उसके उन्होंने चाबी दी, जाके देखा। वहाँ जाके जब हमने देखा तो यार उसके बाद हमारी तो आंखें खुल गई, माय गॉड, ऐसी कंडीशन हमारी नहीं होनी चाहिए। अच्छा। वहाँ जितने भी कमरे थे, वहाँ पे मैं जो डिस्क्राइब करूँगा शायद वो तुम इसको विजुलाइज भी नहीं कर सकते। एक कमरा है, उसके अंदर स्टोर रूम की तरह भरा हुआ है, एक बेड खाली है उसका, उसी पे वो सोता है, सारा सामान उसका भरा हुआ है। अच्छा। वो देखा जाए मानसिक रूप से 50% है। अच्छा। वो हमेशा पहचानता भी नहीं, वो हमें देख रहा था ऐसे कातर नज़रों से जैसे पहली बार उसने किसी बाहर के आदमी को देखा। वहीं उसको उठ के वो धीरे धीरे जाता है, उसको वहाँ खाना मिलता है। उसका रीज़न क्या है कि वो वहाँ पे क्यों है, रेस्ट होम में नहीं है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट अपने वहाँ रहता है। क्यों रहता है कि उसके बुढ़ापे में उसने कभी अपना मकान नहीं बनाया। अच्छा। मकान बनाया तो यहाँ नहीं लगा। उसको जो भी पैसे मिलते हैं सरकार से पेंशन के, उसमें ज़्यादातर पैसे उसके किराए में चले जाते हैं, थोड़े बहुत पैसे बचते हैं उसके खाने के लिए, तो उसकी लाइफ ही रह गई। ओके। तो वो देख के हमें लगा कि अगर अपना घर नहीं बनाया तो ये हालत हो जाती है।
और अपने साथ किसी को नहीं रखा आपने और आपका कोई देखने वाला नहीं है, तो आप इस स्टेज में होंगे। तो मैं आखिर देख के मैं भूल नहीं सकता। इस इंटरव्यू के आखिरी 2 प्रश्न मैं पूछूंगा आपसे। बोलिए। एक तो ये कि मैंने जो रिसर्च की है या जो पता चला मुझे कि वहाँ जो बुजुर्ग दंपति हैं, बुजुर्ग लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और जो उनके बच्चे हैं वो सब इधर और अलग अलग कंट्रीज में जाके बस गए हैं कुछ ऐसे। तो जैसे उनको अकेला छोड़ दिया, ऐसे मेरे को आया सुनने में, वो सही है? और बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है वो, क्योंकि तुम बताओ। जो बुजुर्ग लोग हैं वहाँ पे ऐसा ही है कि वो एंड में अकेले ही रह जाते हैं। वो अच्छा, कोई उनको सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, इसीलिए उनको रेस्ट होम में जाना पड़ता है। नहीं लेकिन अपना मकान, अपना मकान वो क्या है कि अगर उनको ये लगता है कि हमको अच्छी फैसिलिटीज चाहिए, तो वो ट्रस्ट में देंगे या आप बेच के उस पैसे से अपना वहाँ अच्छे रेस्ट होम में जाके वो अपनी ज़िंदगी बाकी गुजारते हैं। ओके। तो लेकिन वो ये कि ऐसा नहीं है वहाँ पे अपने इंडिया की तरह कि ऑटोमेटिकली अगर उनकी प्रॉपर्टी है तो अपने बच्चों को मिल जाती है। अच्छा, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है वहाँ पे। वो बच्चे भी, वो अगर बच्चों को अपने पेरेंट्स का मकान चाहिए तो उनको खरीदना है उनसे, अपने माँ बाप से। अच्छा। ऐसा हमारे नेबर में एक ऐसे थे, ऐसे नाम नहीं करते हैं वो। अच्छा, ऐसे ही नहीं देते, खरीदना पड़ेगा उसको। क्यों अकेले रह जाते हैं मैं ये बताऊँ, क्यों अकेले रह जाते हैं। अब यहाँ पे एक थोड़ा थोड़ा इंडिया में भी शुरू हो रहा है कि पेरेंट्स को अकेला छोड़ देते हैं, चेंज हो रहा है। एक जो कनेक्शन होना चाहिए, जो वैल्यूज होती है, वो खासतौर पर जो विदेशों में वैल्यूज जो बच्चे है हैं, जो वो पेरेंट्स हैं। यहाँ तो भी थोड़ा चेंज आ रही है, थोड़ा सा वहाँ की हवा इधर आ रही है। तो वहाँ यूजुअली क्या होता है कि पेरेंट्स थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा सेल्फिश है। जैसे एक दो, जैसे किसी पेरेंट्स के बच्चे होता है छोटा, वहाँ सिस्टम है कि बच्चे को आप बीच में नहीं सुलाओगे, आप सेम बिस्तर पर नहीं सुलाओगे जिस बिस्तर पे पेरेंट्स सो रहे हैं। अच्छा, उसके लिए एक अलग कॉट होगी, कॉट इन द सेंस एक बिस्तर होगा अलग, वो आपके बेड से अलग होगा। ये पूरे यूरोप में ये सिस्टम है। आप बच्चे को बीच में नहीं सुला सकते क्योंकि कहते हैं कि वो बच्चा दब जाएगा, जबकि इंडियन संदर्भ में आप कभी सोच भी नहीं सकते कि बच्चे को अलग कमरे में आप सुला रहे, छोटे बच्चे को आप। तो वहाँ पे क्या है कि बच्चों के, जब बच्चे बड़े होते हैं 14-15 साल के, तो उन्हें जाना है अपने, उसको गर्लफ्रेंड चाहिए, बॉयफ्रेंड है। वो एक सोशल स्टिग्मा भी होता है कि किसी का बॉयफ्रेंड नहीं है तो पता नहीं क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो धीरे धीरे 14-15 साल की उम्र में वो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फिर वो अकेले रहना शुरू कर देते हैं, घर छोड़ देते हैं, फिर पेरेंट्स आ जाते हैं अकेले, फिर वो धीरे धीरे फिर बच्चा हुआ उसके, और धीरे धीरे जो डिस्कनेक्शन जो कटना शुरू होता है वहाँ शुरू होता है। उसके बाद वो अपने दूसरे शहर में चला गया पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए सॉरी जॉब करने चला गया, फिर कोई ब्रेकअप हो गया, फिर दूसरा कुछ आया, ऐसे कर करके वो एक चलता रहता है। तो पेरेंट्स आ जाते हैं अकेले। जब एक बार वो लाइफ में कहीं जाके थोड़ा बहुत सेट हो गया तो मिलने तभी आएगा जब पता चलेगा वहाँ बीमार है। अच्छा, तो वो जिंदगी में अकेले, ये वजह है कि इसलिए वो अकेले। ऐसी कोई सर्विस नहीं है कि बुजुर्गों से बात करने के लिए या उनका मन बहलाने के लिए, या कुछ ऐसे लोग, रेस्ट होम कम्युनिटी? रेस्ट होम है, रेस्ट होम है, वहाँ कुछ लोग जाते हैं ऐसे, जैसे ओकेजनली जैसे किसी का जैसे बर्थडे है या कुछ सेलिब्रेशन है तो वहाँ उनके साथ टाइम पास करने जाते हैं ऐसे। अच्छा। लेकिन ऐसा कुछ ये नहीं कि रेगुलर हो, ऐसा कोई सिस्टम। बॉन्डिंग उसको बोलते हैं ना, पेरेंट्स की और बच्चों की, वो बॉन्डिंग में कमी है। ओके, चलिए, मेरा आखिरी प्रश्न आप लोगों से ये है कि आप लोगों का ये पहला हमारा सीरीज का देश परदेश नाम की सीरीज का पहला इंटरव्यू है, और मुझे आप ये बताइए कि ये जो मैंने इंटरव्यू शुरू, मतलब ये जो सीरीज शुरू की है, उसमें ऐसे अनजान देश परदेश वाले लोग जिन्होंने कुछ अचीव किया है अपने, तो यदि आपको मैं बोलूं कि आप कम शब्दों में बताएं कि आपने क्या अचीव किया कि आपको इस इंटरव्यू में आकर अच्छा लग रहा है। आज ज़िंदगी में जो कुछ भी पाया है वो बाहर जाके पाया।
अगर मैं इंडिया में रहता शायद हो सकता है मिला होता, कम इससे, या ना मिला होता, कोई श्योर नहीं है। लेकिन ज़िंदगी में जो कुछ पाया है अभी, वो शायद रीज़न यही है कि एक तो ऊपर वाले की दया है, और बाहर गए और ज़िंदगी में अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस आया। लेकिन अपना देश है, उसको आज भी मिस करते हैं, इसलिए हर साल इंडिया आते हैं। आप बताइए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अचीवमेंट हमारा यही है कि हमने अपने लिए तो जो कुछ किया, लेकिन हम बच्चों को अच्छे से सेटल कर पाए और उनको कुछ वैल्यूज़ दे पाए, तो वो आज अच्छे से अपनी जगह अच्छा कर रहे हैं। ओके, चलिए आप बड़ा वाला बेटा पढ़ पाया, अच्छा पढ़ पाया, छोटा बेटा भी वहाँ पे डिग्री कर पाया, जो कुछ भी है वो बाहर था इस वजह से हो पाया। पहले दोनों को बच्चों को अच्छी मिली वाइफ की वजह से, तो मैं ज़िंदगी से सेटिस्फाइड हूँ। गुड, फैंटास्टिक। चलिए हम अपना इंटरव्यू यहाँ ख़त्म करते हैं, और ख़त्म करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये सीरीज़ बना पाता हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज बना पाता हूँ, जिसमें एक लागत लगती है, पैसा लगता है, और हमारी परवरिश के लिए भी पैसा लगता है, हमें भी कभी दिक्कत आती है। तो मुझे पता है कि मेरे पास दो रिच परिवार हैं ऐसे, मेरी बड़ी दीदी और छोटी दीदी और जीजा जी, कि मैं किसी भी तरह का रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, तभी इस तरह के प्रोग्राम मैं बना पाता हूँ। आप लोगों से एक बार फिर गुजारिश मैं कर रहा हूँ कि ये हमारी सीरीज़ शुरू हुई है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग जो भी विदेशों में रह रहे हैं, हमारे देश के लोग, वो हमसे जुड़ें, और हम चाहेंगे कि आप अपने अचीवमेंट्स दुनिया को बताएं ऐसी तरीके से। और फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।